दाऊद जिंदा है आपके हिसाब से? दाऊद की मौत हो और वो ज़्यादा दिन तक छुप जाए, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड अभी भी एक्टिव है या नहीं? अभी है, अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग जगहों पर लोग हैं। कभी कोई धमकी भरा कॉल या कुछ आया आपको कि ऐसे रिपोर्टिंग मत करो या ऐसे क्राइम मत दिखाओ हमारा? एक बार हुआ था, फ़ोन छोटा शकील का था। ओह, बोले मैं जवाब दे देंगे थक गए, लेकिन चलो तुमको एक बात बताता हूँ। बाहुबली देख रहा हूँ इस वक़्त, पार्ट। अरे मैंने कहा क्या मज़ाक कर रहे हो? कल रिलीज़ होनी है, फ्राइडे को रिलीज़ होती है। हमारे पास पहली आ जाती है। आपने पूछा नहीं छोटा शकील को कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो छोटा राजन हो या अबू सलेम हो या दाऊद इब्राहिम हो, कभी आपका आमना सामना हुआ है या बातचीत हुई है? अबू सालेम से हुआ कई बार आमना-सामना। क्या बातचीत? अबू सलेम ने कहा कि आपका चेहरा मुझसे मिलता है। बाद में मैंने फिर चेहरा देखा था, मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत तो मिलता है। तो मैंने कहा चेहरे तक बात ठीक है, कर्म ना मिले। तो घर वाले डरते नहीं है कि क्या कर रहे हैं? घर वाले क्यों डरे? मैंने अपनी वाइफ का नाम ही डॉन के नाम से फीड करा। सिद्धू मूसेवाला केस को भी आपने बहुत नजदीक से देखा, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या आपने समझा? उसमें पूरी कहानी यही थी कि लॉरेंस बिश्नोई की क्या कहानी है? लॉरेंस बिश्नोई, मुझे लगता है केस स्टडी है एक। लॉरेंस को लॉरेंस बिश्नोई बनाने वाला जेल, और वो भी तिहाड़ में। तो जब आप इराक गए थे और आईसिस के टेररिस्ट ने आपको बस वो आपको मारने ही वाले थे, क्या था वो किस्सा? वो आंखों के सामने नारंगी रंग का कपड़ा, बस ये चल रहा था कि ये गला काटेंगे, गोली मारेंगे सर पे, जिंदा जलाएंगे या बॉम्ब से उड़ाएंगे, कुछ पता नहीं। फिर इराक नहीं गए आप उसके बाद? नहीं, जाना भी नहीं चाहता। वेलकम गाइज, पार्ट 2 में स्वागत है। बहुत सारी बातें डी कंपनी से जुड़ी हुई, अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई, बुराड़ी केस के बारे में मैं समझना चाहूँगा शमसर से कि कैसे उस टाइम पे सबसे पहले दिमाग में क्या आया था जब ये केस हुआ। प्लस आईसिस ने एक बार किडनैप कर लिया और बाल बाल बचे आप। शायद वो एक ऐसा केस था जहाँ पे पहली बार इनको ऐसा लगा कि मौत को छू के टक से वापस आ गए। और इसके अलावा भी बड़े सारे सवाल हैं सर। मुंबई में अंडरवर्ल्ड अभी भी एक्टिव है या नहीं? नहीं, अब तो एक्टिव नहीं है। मुंबई की सड़कों पे अब गैंग वॉर नहीं होता। लेकिन ये कहना कि डी कंपनी का पूरी तरीके से अब वहाँ पे सफाया हो चुका और कोई असर नहीं है, ये गलत है। अब भी है, अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग जगहों पर लोग हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो, चाहे वो आपके फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे फिर आप हवाला वाली बात करें, तो वो है। लेकिन हाँ, वो जो 90s के दौर में हम लोग हर चौथे दिन देखते थे, तीसरे दिन कि गैंग वॉर चल रहा है, सड़क पर एनकाउंटर हो रहा है, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। अब कहाँ आप मुंबई में एनकाउंटर की आखिरी खबर कब आई थी? ठीक है। तो इसीलिए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रेडिट जाता है कि डी कंपनी का सफाया कर दिया? देखिए, मुंबई पुलिस को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से एक ऑपरेशन चलाया था कि असल में बहुत ज़्यादा अति हो गई थी वहाँ पे। और गैंग वॉर का जो था, आम लोगों को हालांकि मुंबई के गैंग ने कभी टच नहीं किया, लेकिन वो हर दिन चल पड़ा था। तो फिर धीरे धीरे, और इसकी एक और वजह भी थी, जब 93 हुआ उसके बाद दाऊद ने मुंबई छोड़ दिया, तो दाऊद निकल गया। फिर कुछ वक्त तक तो छोटा राजन साथ, फिर दोनों में भी अलगाव हो गया। फिर वो अलग, तो जो मेन थे मुंबई में यही थे। उससे पहले के जितने थे वो तो सारे लगभग गैंग ख़त्म हो चुके थे, हाजी मस्तान से लेके वर्दा राजन से लेके सारे पहले ही। जी। तो आखिरी के जो तो बड़े थे, एक बाकी जो बचे वो पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो ये दोनों मुंबई से निकल गए। तो मुंबई एक तरह से धीरे धीरे उनके जो चेले चपाटे थे वो कुछ दिन तक चला, लेकिन फिर दाऊद का भी रास्ता अलग हो गया। वो अब तो फिर वो एक तरह से एक कंपनी का सीईओ टाइप का हो गया ना वो, चाहे वो यूएई में हो या फिर अफ्रीका में हो या फिर और कहीं, तो उसके अपने अपने बिजनेस चल रहे हैं। अब आईएसआई की छत्रछाया में अपना ठीक ठाक। दाऊद जिंदा है आपके हिसाब से? लास्ट रिपोर्ट तक तो यही है कि उसके मरने की खबर कई बार आई, गैंग्रीन से लेके बाकी हार्ट से लेके कई बीमारियां। लेकिन दाऊद की मौत हो और वो ज़्यादा दिन तक छुप जाए, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। और कहाँ पर हो सकता है दाऊद? क्लिफ्टन रोड कराची का पता तो हर एक को पता है, हमारी एजेंसियों को भी पता है। लेकिन अब हाल में जिस तरीके से हमारा स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, तो हो सकता है जैसे हाफिज़ सईद हो या फिर मसूद अज़हर हो या फिर सैयद सलाउद्दीन हो, इन लोगों को जहाँ अलग अलग खुफिया ठिकाने पर रखा गया हो, मे भी दाऊद को भी वहीं कहीं जगह शिफ्ट किया गया हो। लेकिन हाँ, ये है कि पाकिस्तान के बाहर दाऊद इब्राहिम उतना सुरक्षित नहीं जितना पाकिस्तान के अंदर है। दुबई की भी इसलिए खबरें आती हैं, बट वो दुबई के साथ थोड़ा सा हमारा जो रिश्ता है, हाल हाल में कई डिपोटेशन हुआ है,
तो अगर दुबई में कहीं मिल गया तो उसे लाना आसान होगा। पाकिस्तान से मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रीटी तो है नहीं, पर यूएई के साथ है, तो इसलिए रिस्क नहीं रहेगा कि वो दुबई में पकड़ा जाए। पर क्या दाऊद का डर वैसा ही है अभी या नहीं? वक्त के साथ सब खत्म होता जाता है। अब आप देखिए, आप क्या है ना कि हर एक की एक लाइफ होती है ना, तो अब जब चीज़ दूसरा, एक तो दूरी है, अब डायरेक्ट मुंबई में तो उस तरह की चीज़ें हैं नहीं, और मुंबई में अब वो 90s वाला कल्चर ख़त्म हो गया है। अब गैंग वॉर टाइप चीज़ें, अब वाइट कॉलर क्राइम ज़्यादा। अब पहले ये था, फिक्सिंग आप ले लीजिए, या फिर म्यूज़िक के राइट्स ले लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के राइट ले लीजिए, बाकी चीज़ें। तो अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें तो निकल गई हैं। तो अब ये लोग या तो फिर प्रॉपर्टी में हैं या बाकी दूसरे धंधों में। तो छोटा राजन हो या अबू सलेम हो या दाऊद इब्राहिम हो, कभी छोटा आपका आमना सामना हुआ है या बातचीत हुई है? अबू सालेम से हुआ कई बार आमना सामना। जब अबू सालेम को लाया गया था पुर्तगाल से, तब मुंबई में पेशी, फिर जेल, तो कई बार आमना सामना हुआ, बातचीत भी हुई। क्या बातचीत हुई? यही कि आप यहाँ तक कैसे। क्या बोला? असल में अबू सालेम की बात ये था कि जब मैं पहली बार गया तो मुझे एक चीज़ याद है। कई लोगों ने उससे पहले कहा था, पर मुझे इस बात का एहसास नहीं था। जब मैं, मुझे याद है वो शायद कोर्ट के कहीं बाहर थे हम लोग, तो कोर्ट का लॉकअप होता, वहीं पे बातचीत हो रही थी। तो अबू सलेम ने कहा कि आपका चेहरा मुझसे मिलता है। अच्छा, ये बात मुझे कई लोगों ने कहा, उस वक्त की जो तस्वीर उससे। बाद में मैंने फिर थोड़ा देखा था, मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत तो मिलता है। तो मैंने कहा, बस चेहरे तक बात ठीक है, कर्म ना मिले। तो क्या कहते हैं ये लोग, क्या सोच क्या होती है इनकी? ये लोग जब आप मिलोगे ना, जितने भी ऐसे मैंने मतलब क्रिमिनल से मैं मिला हूँ, उस वक्त जब उनसे बात होती तो सच में 1% को लगता है कि यार हम लोग गलत हैं, इनके बारे में क्या क्या उल्टा पुल्टा चला रहे हैं, ये तो इनसे शरीफ अच्छे लोग तो कोई हो नहीं सकते हैं। मतलब सारे क्रिमिनल की खासियत ये होती है कि एक तो वो आपको भैया भैया करके बात करेंगे, अच्छा। और बड़ी दबी आवाज़ में, और कोई उस तरह की, जितना बड़ा क्रिमिनल वो उतना झुका हुआ होता है, और उस वक्त उस पल के लिए, थोड़ी देर के लिए फलदार लगता है पेड़ कि झुके हुए हाँ, होते हैं। लगता है यार किसी ने इन सबको गलत ही फंसा दिया, बेचारे सब मासूम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर जब उनकी कहानियाँ सामने आती हैं तो लगता है कि अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर है। कभी किसी ने फेवर ऑफर किया है कि शम्स भाई कभी कुछ रहे तो बताना? क्रिमिनल ने हाँ। क्रिमिनल ने तो नहीं किया, क्योंकि क्रिमिनल फेवर नहीं, वो तो सीधे गोली ऑफर करते हैं। वैसे क्रिमिनल से बाहर हटकर पॉलिटिशियन या पुलिस कई बार हुआ। नहीं मतलब जैसे कई बार हमने ऐसा सुना है कि कई क्राइम रिपोर्टर्स को या जर्नलिस्ट को डी कंपनी से या अब डॉन लोगों अब से आप पैसा अब आता था आप कि भाई इसको, आप उनको बड़ा दिखाइए। ये हुआ है। ये हुआ है? देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी डिपार्टमेंट हमारा, मैंने शुरू से कहा कि मैं मीडिया में हूँ, इसलिए मीडिया को पूरी तरह से मैं पाक साफ नहीं मानूंगा। मीडिया में भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे, और ऐसा हुआ है कई बार, कि इल्ज़ाम लार्जर भी देन लाइफ लगते रहे। दिखाया है किसी भी बिल्कुल आदमी? बिल्कुल, ये हुआ। किस क्रिमिनल को दिखाया गया? अब अगर दाऊद को ही ले लीजिए आप, दाऊद को दाऊद बनाने वाला कौन है? मीडिया ही है ना। मतलब इस पे तो बहुत बार ये बहस उठी, सवाल उठे। जो एक पुलिस वाले हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा था दाऊद को थाने में, तो वो भी, उनकी भी शिकायत है। दाऊद क्या, किसी भी क्रिमिनल को, आप लॉरेंस बिश्नोई को उठा लीजिए, कौन? मीडिया ही होता ना। हम उसे लार्जर देन लाइफ बनाते हैं, हम उसकी वो कहानियाँ दिखाते हैं। एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन हीरो की तरह पेश किया जाता है ना? तो जितने बड़े बड़े जो उसने ना भी किए, उसको बढ़ा चढ़ा कर कहानियों के तौर पर पेश किया जाता है। ये इल्ज़ाम पूरी तरह से गलत नहीं है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई पे आए, मैं फिर से अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम पे आऊँगा। कभी कोई धमकी भरा कॉल या कुछ आया आपको कि ऐसे रिपोर्टिंग मत करो या ऐसे क्राइम मत दिखाओ हमारा? एक बार हुआ था, वो भी मेरी गलती नहीं थी, एक मेरे कोलीग थे, उनकी थी। हम दोनों एक साथ लाइव पे बैठे हुए थे, और उस लाइव पे एक टेप हाथ लगा था। इस बात को हो गए 15-18 साल हो गए होंगे। तो हमारे एक कोलीग थे दीपक शर्मा, पहले हम, अब वो कुछ और कर रहे हैं। तो हम लोग ये शो कर रहे थे, वो दाऊद से रिलेटेड था। उसके बाद शो के दौरान ही दीपक शर्मा के मोबाइल पर फ़ोन आया। फ़ोन छोटा शकील का था। तो फिर ये हुआ कि वो जो भी है धमकी वमकी, अब फ़ोन, शो ख़त्म। अब शो ख़त्म, फिर फ़ोन आया, तो तब तक दीपक भाई ने वो फ़ोन मुझे भी पकड़ा दिया। अब मैं इधर फ़ोन पे, उधर छोटा शकील लाइन पे, और ये हुआ कि अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। अब बात करना और वैसे शो करना, वो सारी चीज़ें अजीब है। अच्छा, ये भी है कि सामने वाला बोले अच्छा मत करना, अगली बार से मत करना, तो भी आप थोड़े से चौड़े रहते हो ना।
बट जो दूसरी लाइन थी ना, भाई ठीक नहीं किया। अच्छा, मैंने कहा ना कि ये सारे लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक नहीं किया, अब आप भुगतिए। ओह! अब ये लाइन काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये हुआ कि उससे बाद भी हम लोग को जो बातें होती थी, ये है कि 500-500 रुपये में शूटर मिल जाते हैं। किसी को टपकाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, फिल्मों में भी देखा होगा और ये फैक्ट है। अब क्या करें, जान पे इधर धमकी, मतलब समझ रहे हैं, रात की नींद उड़ जाना। तो फिर हुआ कि नहीं, वो गलती, फिर क्या करें, बॉसेस पे रखा। उन्होंने कहा था ऐसे बोलना, ये करना। अब जान बचाने के लिए 10 झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, तो हमसे बस ये दोबारा नहीं होगी किसी तरीके से। बस ये है कि भाई तुम कुछ करो मत। फिर बाकी दीपक भाई तो कि ज़्यादा बात करते रहते थे, तो फिर उन्होंने भी कुछ मान मनवल हुई, बात आई गई हो गई। उसके बाद से फिर बातचीत का सिलसिला चल पड़ा था। फिर तो वो हमारे लिए छोटा शकील अख्तर से डी कंपनी के स्पोक्स पर्सन, सारे मीडिया के लिए हम लोग, अब भी बात होती है, तो खैरियत वैरियत भी पूछा जाता है। आपको आता है मैसेज, फ़ोन? बात होती है बिल्कुल। तो तो आपको जब भी ऐसा कॉल आता है तो आपको अथॉरिटीज़ को अगर बताना होता मुझे है? मान लीजिए कि नहीं, हमें पता है, अथॉरिटी को पता होगा। तो देखिए, फ़ोन किसका टैप हो रहा है, आपका या उनका? तो हम लोगों का मालूम है कि टैप होता है, तो क्या है, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि होता है एक क्या? क्राइम जर्नलिस्ट है। अगर आपके सोर्स हैं, अगर मान लीजिए जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि दाऊद जिंदा है, अब एक बार खबर आएगी दाऊद की मौत हो गई। अब यहाँ दिल्ली में बैठे या नोएडा में बैठे हम कैसे पता करेंगे दाऊद की मौत हो गई? आपका सोर्स क्या है? ठीक है। तो अब हमारी ये तो एजेंसी से हम अपनी बात करेंगे, हम अपने जो सोर्सेज हैं इंडिया में उनसे बात करेंगे। वो कहेंगे यार हमें तो खुद पता नहीं, हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं कि तुम कब चलाओगे, तो कंफर्म करो। तो इधर भी यही बात हो गई। हुँ, अब उधर फ़ोन किसको करेंगे? तो हमारे लिए तो जितने भी क्राइम जर्नलिस्ट इंडिया में, उनके लिए हमारा एक ही स्पोक्स पर्सन है, वो छोटा शकील। तो अब छोटा शकील अगर फ़ोन ना उठाए तो फिर तो गड़बड़ है ना। अच्छा, इधर ऑफिस में बॉसेस भी, यार खबर आ रही है, कंफर्म करो फटाफट। तो आपके ऊपर चारों तरफ से एकदम प्रेशर। अब आप क्या करोगे? जैसे एक सेम यही केस मैं बताता हूँ कि क्या हुआ कि ये बात है 5-6 साल पहले। हुँ, अचानक खबर आई दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई। और ये बात किस दिन की है, मुझे आज भी ये कहानी इसलिए याद है। उस दिन बाहुबली पार्ट 2 रिलीज़ हो रहा था। ठीक है। अब उस हिसाब से आप साल देख लीजिए। और उस दिन थर्सडे था और फ्राइडे को बाहुबली पार्ट 2 रिलीज़ होनी है, जिसको पूरे देश को जाना कि कटप्पा ने क्यों मारा था। हुँ। ठीक है? वो मुझे भी था, मेरा भी था कि जाके पता करूँगा, क्यों करूँगा। और थर्सडे अचानक शाम को बड़ी तेज़ी से खबर उड़ी कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई कराची के हॉस्पिटल में। अब सब मिला के सोर्स एक ही, हम सभी मिला हुँ, के हुँ। छोटा शकील को फ़ोन, अब कुछ के उठा ही नहीं, हुँ, हुँ। हम परेशान। लास्ट में किसी तरह छोटा शकील ने फ़ोन उठा लिया। ओके। कई कॉल हो चुके थे, तो बोला, "अरे तुम भी वही पूछोगे?" मैंने कहा, "तो और क्या?" बोले, "मैं जवाब दे के थक गया हूँ, लेकिन चलो तुमको एक बात बताता हूँ। बाहुबली देख रहा हूँ इस वक़्त, पार्ट 2।" अरे मैंने कहा, "क्या मज़ाक कर रहे हो यार? वो कल रिलीज़ होनी है, फ्राइडे को रिलीज़ होती है हमारे पास पहले ही आ जाती है।" और इस वक़्त मैं अपने होम थिएटर में बैठ के बाहुबली देख रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रिंट है, बड़ी अच्छी फ़िल्म है। और ऑडियो भी सुना दिया बाहुबली का। और तब तक तो मुझे पता नहीं था पार्ट 2 में क्या डायलॉग है। जब मैंने सैटरडे को, मतलब 2 दिन बाद जाके थिएटर में देखा, तो वाक़ई वही डायलॉग सब थे और ठीक है। उसने मुझे 1 डेढ़ मिनट तक सुनाया। वो मैंने सुना, तो मैंने कहा, "मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए आप।" तो बोला, "यार तुम गज़ब आदमी हो। मैं तुमको ये सुनाने के बाद इसी में तो जवाब है तुम्हारा कि अगर भाई को कुछ होता तो क्या मैं बैठ के बाहुबली 2 देख रहा होता?" मैंने कहा, "मैं समझ गया।" फिर फ़ोन रखा। तो वो खबर अफ़वाह थी। आपने पूछा नहीं छोटा शकील को कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अभी बता दो। तब खबर ज़्यादा कुछ और थी ना बड़ी, दिमाग में वो चल रहा था। तो अभी भी उन लोगों का रिलेशन ऐसा ही है कि भाई बोलना और हाँ, तो छोटा शकील की भी लोकेशन पता है कहाँ है वो? वो नंबर सब अलग-अलग होते हैं, तो आप ठीक है। लोकेशन पता नहीं, लेकिन हुँ, हमें देखिए, एक बड़ा सिंपल चीज़ है ना कि जब क्राइम रिपोर्टर अगर बात कर सकता है, हुँ, तो हमारी एजेंसियों के पास भी नंबर होंगे। ठीक है। एड्रेस, फ़ोन नंबर तो सभी को पता है कहाँ-कहाँ के हैं, अब वो कितना चेंज तो करते हैं आपने क्या उसी पता नाम नहीं। से सेव कर रखा है या नाम बदल के फ़ोन में रखते हैं आप? नहीं, अपने सेम नाम से। सेम नाम से। तो घर वाले डरते नहीं है कि क्या कर रहे हैं घर पापा वाले या क्यों डरे? मैंने अपनी वाइफ़ का नाम ही डॉन के नाम से फ़ीड कर रखा डॉन? है। ठीक है, ये सही है। अ, लॉरेंस बिश्नोई की क्या कहानी है? लॉरेंस बिश्नोई मुझे लगता है केस स्टडी है एक, इसलिए हुँ, हुँ। कि मैंने अपने करियर में जितने भी गैंगस्टर, डॉन, क्रिमिनल देखे हैं, ये पहला शख्स है जो जब
तक जेल नहीं गया तब तक कुछ नहीं था। ओके। लॉरेंस को लॉरेंस बिश्नोई बनाने वाला जेल है, और वो भी तिहाड़ जेल। जब मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई तब तक लॉरेंस को कोई नहीं जानता था। लॉरेंस को दो चीज़ों से शोहरत मिली। एक, जब उसने पहली बार कहा कि सलमान खान को मारूंगा, वो हिरन केस में, जी। या बिश्नोई या बरादरी से माफ़ी मांगे। और दूसरा, जब वो जेल पहुंचा, जेल के अंदर से जब उसने अपने गैंग को चलाना शुरू किया, लोगों को धमकियां देना शुरू किया। लेकिन पहली चीज़ थी सलमान, जिसकी वजह से लॉरेंस लॉरेंस बना। हो सकता है शायद उसने इसी वजह से इस नाम को यूज़ किया, और बाद में लगा इतनी बार अब वो बोल चुका है तो कुछ तो करके दिखाओ, वरना लोग क्या कहेंगे। तो शायद इसी दबाव में उसे एक दो बार अटैक भी कराना पड़ा। लेकिन असल में लॉरेंस को लॉरेंस बनाया हमारे सिस्टम ने, जेल ने, फ़ोन से लेके हर चीज़। क्योंकि वो कई ऐसे ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हुए जो बाहर आए जब जेल में रह। अच्छा, एक जिसको वो, एक उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग ये थी कि एक कोई बिजनेसमैन था जिसको वो जेल में बाहर रहते हुए धमकी दे रहा था, और वो उसको कुछ नहीं दे रहा था, उसकी धमकी को सीरियसली नहीं ले रहा था, कुछ पैसे मांगे होंगे। अब वो लॉरेंस गिरफ्तार हो गया, वो पहुंच गया जेल। अब उस बिजनेसमैन को भी है कि चलो ये चला गया जेल, अब वो शुक्र मना रहा है कि चलो जान छूटी। एक दिन अचानक फ़ोन आया कि दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो पैसे। वो बंदा उस दिन डरा, बोला यार जो बंदा जेल से भी मुझे फ़ोन करके धमका सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। उसने कहा भाई मैं पंगा नहीं ले रहा हूँ, ले लो। तो ये फ़र्क होता है जेल के अंदर से भी, जब आप कमांड और कंट्रोल होता है आपका। सिस्टम ने इसको बड़ा किया। तो सलमान खान को जो खतरा है, क्या वो जेन्युइन खतरा है? क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ हवा हवा ही है, रेकी हो चुकी, दीवार पर गोली चल चुकी गैलेक्सी के, ठीक है, फार्म हाउस की रेकी हुई है, तो अरेस्ट हुए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से भी ये हुआ कि पहले सलमान ही टारगेट था, लेकिन सलमान की सुरक्षा फिर बढ़ गई, तो कोई ना कोई ऐसा जो सलमान का नज़दीकी हो। बाबा सिद्दीकी से इस गैंग की कोई दुश्मनी तो थी नहीं डायरेक्ट, सिवाय एक की मैसेजिंग है बेसिकली। कि मैसेज कि सलमान के जो भी करीब होगा हम उसका हश्र यही करेंगे। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की का भी जो नाम आया, जो फेमस हुए, वो एक वजह से, जो इफ्तार पार्टी में जब सलमान और शाहरुख के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उस इफ्तार पार्टी में ही दोनों को मिलाया था। तो वहाँ बाबा सिद्दीकी एक तरह से पहली जी। बार एक उस इलाके बांद्रा से बाहर निकलकर एक नाम हुआ था। तो ये था कि बहुत करीबी, तो मैसेज देना था। तो इसलिए लॉरेंस की सलमान को दी गई धमकी को हल्के में अब तो खैर पुलिस भी नहीं लेती। सिद्धू मूसेवाला केस को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा। क्या फाइंडिंग्स थी, क्या आपने समझा? क्योंकि रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री आई है जो ये बता रही कि कारण क्या था, असली कारण क्या था। तो क्या देखा आपने इस केस में? जो चार्जशीट है इस पूरे मामले में, जो पुलिस ने कहानी तैयार की थी, उसमें पूरी कहानी यही थी कि दो गैंग थे, एक लॉरेंस का और एक जो बम्बिहा ग्रुप था गैंग। तो ये बम्बिहा गैंग, कुछ गाने इसने लिखे थे जो बम्बिहा गैंग के लिए हो रहे थे। कुछ लॉरेंस की तरफ से कहा गया था कि हमारे लिए भी कुछ करो, उसने नहीं किया। फिर ये पॉपुलर ठीक ठाक, सिद्धू मूसेवाले की अच्छी खासी, खासतौर पर कनाडा यूएस में थी। तो फिर कुछ पंजाब में एक बड़ा कॉमन है कि कोई भी, एक तो वहाँ हर दूसरे घर में एक सिंगर ज़रूर होता है। तो वहाँ अगर किसी का भी कोई एल्बम हिट हो गया, या थोड़ा सा वो पॉपुलर हो गया, और आजकल डिजिटल के दौर में तो अपना ही यूट्यूब और बाकी पे आप हिट हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि उनसे हिस्सा मांगा जाता है, रंगदारी मांगी जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपने नहीं दिया तो फिर, तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई। एक, पैसे मांगे, वो नहीं देने से मना कर दिया। दूसरा, गाने उसके लिए, गाने के लिए वो मना कर दिया, ठीक है। और तीसरा, कुछ उस गैंग से रिलेटेड कुछ बातें भी कह दी थी उसके गाने के ही ज़रिए अपने। तो ये सारी चीज़ों ने मिल के फिर जब धमकी दी, तो फिर एक गैंग को ये भी लगता है कि धमकी दी तो अमल में नहीं लाएंगे तो बाकी सिंगर क्या करेंगे। तो सिद्धू मूसेवाला के ज़रिए बहुत सारे ऐसे और सिंगरों को भी मैसेज देना था, और जिसकी वजह से फिर ये सारी प्लानिंग हुई, और उसने तो एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को। बुराड़ी केस के बारे में जानना चाहेंगे। शुरू में जब ये केस रिवील हुआ कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है, तो क्या लगा था मीडिया को? आप लोगों ने क्या देखा था? क्या क्राइम सीन में आप लोगों को, जैसे आपने बताया, एंट्री तुरंत मिल गई थी या रोक दिया गया था मीडिया को वहाँ पहुँचने से? जिस सुबह की ये इंसिडेंट है, मुझे याद है आज भी, वो करीब 8:30-9 बज रहा था मॉर्निंग का, जब मेरे पास पहली बार ये फ़ोन आया कि इस तरह से एक बुराड़ी नाम ही मैंने पहली बार सुना। हालांकि मैं बचपन से दिल्ली में हूँ, लेकिन चूंकि बिल्कुल आउटर दिल्ली में है उधर। तो जब ये खबर आई कि एक घर में 11 लाशें मिली हैं, तो पहले तो मैंने यकीन ही नहीं किया। मुझे लगा एक बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है। मैंने अपने रिपोर्टर से 3 बार कंफर्म किया कि कितना, इंग्लिश में भी पूछा, 11। उसने कहा अच्छा 11। अब मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि यार, घर में 11 लाशें कैसे मिल सकती हैं। मतलब उस वक्त तक तो ये कहानी कुछ थी नहीं ना।
और फिर ये हुआ कि नहीं 11 ही है। उसके बाद मैं उसी दिन फिर निकला, भागा और बुराड़ी पहुँचे। अभी जब उस गली में एंटर कर रहा था, उस गली में एंटर करने के 100 कदम पे राइट हैंड पे उसका घर है, जिस घर में इंसिडेंट हुआ था। तो जैसे पहली चीज़ जो नज़र पड़ी उस घर की दीवार पर सामने की तरफ से, उस दीवार को देख के मेरा मतलब माथा ठनक गया कि ये कैसा घर है और कैसी दीवार है। उस दीवार पे हर घर में पानी पाइप होते हैं अलग-अलग, तो पाइप 1 होगा, 2 होगा। वो पाइप ऐसे-ऐसे अलग-अलग तरीके से इस तरह से थे कि जो जो भी एक बार देखेगा वो चौंकेगा कि ये घर वाले कुछ अलग ही होंगे। हुँ। बाद में पता चला वो 11 पाइप थे। उसके फ़ोटो विज़ुअल सब हैं शायद, करेक्ट। है ना? तो ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? ख़ैर अब वो जो सबसे पहले पहुँचे थे, उसके चौकी के इंचार्ज थे वहाँ के, फिर इंस्पेक्टर भी पहुँचे थे। जब उन्होंने कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि एक जगह पे वो ऐसे एक हॉल था, उस हॉल के चारों तरफ वो एक ओपन होता है ना ऊपर झरोखा टाइप, करेक्ट। और नीचे वो एक रेलिंग थी, जो ओपन स्पेस होता है लोहे का, उस पे सब फंदे कसे हुए थे। नीचे कुर्सियाँ थी 10, और सारे ऐसे गोल झूम रहे थे। जैसे मेले में वो बीच में एक घोड़ा होता है, चारों तरफ बच्चे बैठ के नहीं ज़ोर-ज़ोर से घूमता है, सेम वैसे ही लगभग सीन था। और 10 लाशें वहाँ झूल रही उफ़! थी। 11वीं लाशें ग्राउंड फ्लोर पे रूम में थी। वो उनकी शायद माँ की थी, जो बेड पे थी। उसके गले में भी फंदा कसा हुआ था। अब ये हुआ कि मर्डर, मास मर्डर, पहले तो हम लोगों का सबका यही था कि ये मास मर्डर है। अब एक ही घर में 11 लोगों का मर्डर, मतलब दिल्ली में तो क्या कभी मैंने सोचा ही सुना ही नहीं था अभी तक कि ऐसा टेररिज़्म में, बाकी चीज़ों में, बम ब्लास्ट में तो हो सकता है, पर एक घर में 11 लोगों का एक साथ मर्डर हो, मतलब मुझे याद नहीं है और कोई दूसरा जी। इंसिडेंट। तो खैर पुलिस वालों को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, वहाँ पे सारी कुर्सियाँ-वुर्सियाँ भी थी, जो शुरू में जब हम बात कर रहे थे कि इस तरह के सुसाइड के केस में पहले चढ़ो, फिर धक्का मारो, फिर झूल जाओ, तो वो भी पड़ी हुई थी सब। लेकिन जो पहला क्लू मिला था, हुँ, हुँ। वो 2 चीज़ों से पुलिस को लगा कि ये मास मर्डर नहीं है, ये सुसाइड एंड मर्डर है, लेकिन 10 मर्डर है। वो ये था कि जो बाकी सबके थे पीछे की तरफ हाथ बंधे हुए थे उनके, और हाथों में उनके सही तरीके से बंधी हुई थी। हुँ, हुँ। सभी के हाथ बंद थे, बांधे गए थे। एक बंदे का सिर्फ जो हाथ था वो बंधा हुआ नहीं था, और जब उसका हाथ बंधा हुआ नहीं था तब ये सवाल था कि सबके हाथ बंधे हुए, इसके हाथ क्यों नहीं बंधे हुए? तो ये था कि सबसे लास्ट में यही मरा है। असल में उसने सबके हाथ बांधे और सबके कुर्सी को धक्का दिया, और जब उसको यकीन हो गया कि अब सब लटक के मर चुके हैं, तब उसने अपने गले में फंदा डाला और फिर कुर्सी को धक्का मार के खुद भी उसने सुसाइड किया। असल में वो वही शख्स था जिसके नाम एक तरह से 10 मर्डर है और वो एक सुसाइड था। और सभी लोग क्यों, पढ़ी-लिखी फैमिली उसमें, जी। जो सब अच्छे इंग्लिश मीडियम में, एक तो मल्टीनेशनल कंपनी में एक लड़की काम कर रही थी, हाल में एंगेजमेंट हुआ था एक का, पढ़ी-लिखी फैमिली, तो वो ऐसा क्यों करेगी? तो फिर जब जो कहानी निकल कर सामने आई थी, जिसने ये किया उसे ये पता था कि शायद ऐन वक़्त पर ये लोग पीछे हट सकते हैं। तो उसने पूरी प्लानिंग से ये किया कि उससे हफ़्ते भर पहले से उसने घर में एक रिहर्सल करना शुरू किया था, पूजा के नाम पर। और ये था, उसकी प्रॉब्लम ये थी, जो बाकी डायरी और सब में कहानी है, उसके फ़ादर की डेथ हो गई थी और ये परिवार राजस्थान से दिल्ली शिफ्ट किया था। उसको अपने फ़ादर से बहुत मोहब्बत थी। तो उसका ये था कि अब फ़ादर उसके सपने में आ रहे हैं कि हम तुम लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, तुम सब आ जाओ हमारे पास। अब ये बात उसके दिमाग में, उसने अपनी बीवी से ये बात शेयर की। बीवी भी उसकी इस बात में आ गई, उसने कहा कि हाँ, चलो फिर चलते हैं। फिर उसने घर में पूजा-वूजा किया। फिर उसने कहा कि देखो ऐसे-ऐसे पिताजी आ रहे हैं और पिताजी से मिलना है। तो एक काम करते हैं, ये कैसे हमारे पास आना है, तो उसका एक तरीका है कि हम सब ये पूजा करेंगे और एक गले में फंदा डाल के कुर्सी पे खड़े रहेंगे, आँखें बंद रखेंगे और फिर पिताजी के दर्शन हो जाएँगे सभी को। घर वालों ने कहा कि ठीक है, इतने में करना क्या है? तो अब उसने हवन-ववन सारा पूजा किया। उसके बाद उसने रिहर्सल कराया, सभी के हाथ बाँधे, उसके बाद गले में फंदा डाला, सभी को खड़ा किया और फिर 5 मिनट के बाद उतार लिया। और फिर पूछता भी था कि किसी के दर्शनों में, बोलते अरे नहीं हुए। तो जब उसने ये 2-3 बार किया तो उन सभी फैमिली वालों को ये लगा कि ये तो ऐसे ही है। अब लास्ट डे जब ये आया कि जिसको फाइनल डे करना था, हुँ। तो उनके दिमाग में यही था कि अभी तक जो रिहर्सल कर रहा है और उस दिन पूजा का लास्ट डे था। तो उसने कहा बस आज भर करना, आज के बाद नहीं करना, आज खत्म, दर्शन हो जाएगा आज। तो सब बेचारे उसी मासूमियत से उसकी बातों में आ गए और वो खड़े हो गए। उसने अपनी वाइफ़ के साथ मिलकर सबके पीछे से हाथ बाँधे, उनके गले में फंदा कसा और फिर ये भी किया कि अब चूँकि एक-एक करके ही वो कुर्सी हटेगी, तो कोई चीख ना दे,
कोई अपने हाथ ना खोल दे, कुछ और ना करे। तो उसने मुँह पे भी सबके वो बाँध दिया, क्योंकि एक चीखे तो दूसरा सुने नहीं। तो ये सब कुछ तैयार करने के बाद फिर लास्ट में उसने अपनी वाइफ़ की, सबसे पहले उसके बराबर में उसकी वाइफ़ की बॉडी मिली थी। हम्म, तो उन सब के फिर कुर्सी हाथ बंधे हुए थे, कोई अपने आप को बचा नहीं पाया। अब जब उसे यकीन हो गया था, उसके बाद वो अपनी माँ को नीचे गया और वो बेड पे लेटी हुई थी, क्योंकि वो चल के आ नहीं सकती थी। फिर उसने गला घोटा, जब वो भी मर गए तो ऊपर आया। फिर अपने लिए उसने एक फंदा तैयार कर रखा था 10वां, उस फंदे को गले में डाला और वो भी मर गया। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि पिता से मिलना है। तो अंधविश्वास और ऐसी चीज़ें, अफ़सोस ये सवाल बड़ा उठा था कि इतनी पढ़ी-लिखी फैमिली ने ऐसा क्यों किया? असल में उस फैमिली को पता ही नहीं था कि उसके मन में क्या, उसका ये था कि एक रिहर्सल, अच्छा वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। तो ये कि चलो यार मान लो बाप क्या जाता सही बात। है ना? तो एक अनुष्ठान, एक यही तो चल रहा है पूजा हवन, तो सब कर लेते हैं और 2 दिन करवा के उतरवा चुका था। तो किसी के मतलब वहम में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट वो रिहर्सल इसलिए था कि फाइनल एक्ट बाकी था। उस पे बाद में सीरीज भी बनी और वो इतनी हुँ। डार्क थी कि वो देखने के बाद कि उसको हम बैठे ऐसे देखने के लिए हाँ। और धीरे धीरे सारे ऐसे हो गए कि इतना ज़्यादा उसने वो खींच लिया घर अंदर। काफ़ी वक़्त तक खाली रहा। उसमें जो बच गया था उसके भाई इत्तेफ़ाक से वो यहाँ नहीं थे, अगर वो होता यहाँ, उफ। तो उनकी मौत तय थी। एक डॉग का स्टोरी आया था, क्या डॉग इसी वजह से, उसी ट्रॉमा में डॉग की भी मृत्यु हो गई थी, ये सब? ये सुनी थी लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता कर पाया था। लेकिन अगले कई महीने तक उस गली में लोग अंधेरा होने के बाद उस घर के आगे से गुज़रने से डरते थे। हम्म। फिर खाली रहा। वो तो भाई की हिम्मत है उनकी, जब वो आए फिर उन्होंने उसको रेंट पे दिया। और पता नहीं शायद खुद रहते हैं या कोई और। लेकिन मतलब मैं तो वही सोच रेंट के पे हैरान लिया रहता हूँ किसने वो? कि जिस घर में 11 लाशें या 10 लाशें एक साथ झूल रही हों, वहाँ उस घर में रहकर कैसा, मतलब आदमी क्या फ़ील करेगा? क्राइम के मामले में आपको कौन सा स्टेट लगता है जो अभी भी सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे चल रहा है? यूपी, बिहार, ये हमारे सब नॉर्थ वाली सब फ़ेवरेट जगह है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका एमपी, राजस्थान, उधर उड़ीसा तक पहुँच जाइए। हाँ, जो अप मार्केट या थोड़ा डिफरेंट टाइप के जो क्राइम है ना, जैसे साउथ की फ़िल्में बड़ी डिफरेंट आती हैं, हाँ, बहुत हाँ। एक ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर आप देखिए। क्राइम के मामले में भी वो बहुत डिफरेंट है। वो बैंगलोर से, है ना, अभी कर्नाटक के हिस्से से है, चेन्नई हो गया, केरल हो गया, यहाँ की क्राइम की स्टोरी बड़ी डिफरेंट होती है। उनकी प्लानिंग वैसी होती है जैसे उनकी फ़िल्मों की होती है। ओके। मुझे लगता है शायद वहाँ इसलिए अच्छे-अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो इस तरह की थ्रिलर लिखते हैं, सस्पेंस मूवी, क्योंकि उनके इर्द-गिर्द की कहानियाँ ऐसी होती हैं, जो हमारे नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट, दृश्यम जैसे मूवी है। एकदम, एकदम अलग-अलग। कितने आराम से बोल रहे हैं। एक क्राइम रिपोर्टर के लिए सोर्स यानी सूत्र कितना इंपॉर्टेंट होता है? जितना ज़िंदा रहने के लिए साँसें ज़रूरी हैं। सो आपके सोर्स ने कभी कुछ ऐसा आपको बताया हो जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया हो, या सबसे खतरनाक क्या बताया आपके सोर्स ने कभी? बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत सारे, जैसे एक एक सोर्स कई बार आपके तो होते ही हैं, जो आपको खबरें बताते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सोर्स खुद कंफर्म नहीं होता है कि वो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं। हम्म। तो सिर्फ सोर्स के कहने पे आप मत जाइए। आप अगर उसके कहने पर आपने आकर सब कुछ कर दिया, तो आप एक गलत क्राइम रिपोर्टर हैं। एक फ़िल्म का डायलॉग है ना कि बाप पे भी शक करो, पुलिस वालों का एक डायलॉग था ना, बाप पे भी शक करो। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग के बाद अपना एक डायलॉग बनाया था कि शक पे भी शक करो, तो कभी मार नहीं खाओगे। किसी एक के कहने पे अगर आप पूरी रिपोर्ट बना रहे हो, आप कभी भी गलत हो सकते हो, मार खा सकते हो। तो उसको कहने के बाद आप उसमें देखो क्या-क्या झोल है, फिर आप किसी और से कन्फर्म करो। जब तक आप एक स्टोरी पे 5-6 उस स्टोरी से जुड़े हुए लोगों को आप क्रॉस चेक नहीं करते हैं, आप कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचना चाहिए, वरना मार खाएँगे। और क्राइम्स रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपकी 1-2 रिपोर्ट गलत चली गई, हम्म। तो लोग आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। कहेंगे यार ये तो जब भी आता झूठ बोलता है, ये 5 लाशें बोलता, मरे थे 2, ये वो बताता कातिल वो है, निकला वो। तो इसलिए क्राइम रिपोर्टर की इमेज उसका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है। जिस दिन इमेज गई, आपको कोई नहीं सुनेगा, ना कोई देखेगा। तो आपके सोर्स ने कभी कुछ ऐसा बताया जो आप शेयर करना चाहें, जो जिस बहुत ही खतरनाक था? सोर्स ने तो क्या-क्या बताया, वो चूँकि सोर्स है वो उस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, इस सोर्स से ही मैंने सीखा क्या। जैसे दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस में जितने भी सीनियर अफ़सर हैं ना, इनके कोड नेम होते हैं।
अलग अलग। जैसे ठीक है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को गोल्फ 1 कहते हैं, क्या कहते हैं? गोल्फ 1। गोल्फ वन, हाँ, ओके। गोल्फ खेलने वाला। तो अब क्या होता है, दिल्ली पुलिस में एक प्रेस डिपार्ट पीआरओ का डिपार्टमेंट भी है, पुरानी बात है। हम्म, तब हमारे यहाँ एक धर्मेंद्र हुआ करते थे एसआई, जो प्रेस हैंडल किया करते थे, मीडिया को प्रेस रिलीज देना, ये वो सब। ठीक तब है। बड़े अच्छे माहौल में काम होता था। तो एसआई धर्मेंद्र, तो जब भी फ़ोन करो कुछ खबर है या कौन है, तो ऐसा धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, लैंडलाइन काफ़ी था। ठीक ये है। मैं 2005-6 की बात कर रहा हूँ। तो ये हमें पता था कि प्रेस डिपार्टमेंट में एक एसआई धर्मेंद्र है। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अलग अलग डीसीपी हैं, हम्म, तो उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी डीसीपी तक जो फ़ोन जाता था, एसआई धर्मेंद्र बोल रहा हूँ पीएचक्यू से, पीएचक्यू मीन्स पुलिस हेडक्वार्टर। तो वहाँ के बड़े बड़े अफसर भी बात करते थे और जो भी उससे पूछता था सब दे देते थे। हम लोग बैठे बैठे मैं उसको देखता रहता था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि ये जो राहुल महाजन वाला केस हुआ, प्रमोद महाजन के जो जी बेटे थे, जी। तो ये खबर आई कि फूड पॉइजनिंग हो गया। एक शायद सेक्रेटरी था जिसकी डेथ हो गई, और राहुल महाजन बुरी तरह सीरियस और अपोलो हॉस्पिटल में ठीक है। ले जाया गया। अब ये हुआ कि क्या था मामला, तो ये है कि फूड पॉइजनिंग है। अब हर चैनल पे वो था, हमारे यहाँ भी अब ये बुलाया गया गंगाराम और कहाँ हॉस्पिटल से, जो एक्सपर्ट डॉक्टर, फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, क्या होती है। अब एक आदमी मर चुका है, ये घायल है, और प्रमोद महाजन के बेटे वैसे भी, तो हेडलाइन बनी हुई है। सुबह सुबह का वक्त करीब 9 बज रहा है। अब मैं गया तो मुझे भी ये खड़ा कर दिया गया कि भाई लाइव पे खड़े रहो उधर। अब पैनल डिस्कशन शुरू होने वाला है, डॉक्टर आ चुके हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है, कैसे होता है। मेरे पास 15 मिनट का टाइम था। अब मुझे जाना है स्पॉट पे, निकलना है, तो एक लाइव देना, तो उन्होंने कहा था शुरू के 3 मिनट में छोड़ देंगे। मैं 3 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तब तक मैंने कहा भाई 3 मिनट जाने में 15 मिनट बाकी है। मैंने फ़ोन मिलाया। ये तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन था, जो जुरिस्डिक्शन पड़ता वहीं पे ठीक है। इनका बंगला था। तब तक प्रमोद महाजन का बंगला खाली नहीं हुआ था। तो मैंने फ़ोन मिलाया सीधे जो इंस्पेक्टर थे, मतलब एसएचओ उस थाने के। अच्छा, नौसिखियापन देखिए, लेकिन काम कर गया काम। मोबाइल से मिला रहा हूँ मैं, और मोबाइल से सीधा मिला। मैंने कहा जय हिंद जनाब, एसआई धर्मेंद्र बोल रहा हूँ पीएचक्यू से। तो सरदार जी थे वो, एसएचओ साहब। उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो मैंने कहा साहब वो गोल्फ 1 जानना चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट मामला क्या है, और दूसरा डिटेल में क्या क्या है। तो बोले अभी बताऊं? बोले हाँ जनाब, आप मुझे बताइए, मैं रिपोर्ट दे दूंगा। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि जी इन्होंने रात को खाना मंगाया था, ये मीडिया वाले चला रहे हैं सब कि फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग नहीं साहब, ड्रग्स का मामला है। खाना जहाँ से आया था उसकी पर्ची भी रखी हुई टेबल पे, खाना टेबल पे, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, खाया भी नहीं है। और जब वो हॉस्पिटल ले जाते थे तो ऊपरी जेब से एक पुड़िया मिली थी, उसमें ड्रग्स था। ड्रग्स कौन सा, वो हमने भेजा जांच के लिए, बट मामला ड्रग्स का है। जो पूछताछ हुई इसमें ही पता चला है। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि इसको शायद पीते हैं या नाक से लेते हैं, उसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, इस वजह से एक जान चली गई थी। और ये पूरी 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 बोल, उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, मीडिया वालों का फ़ोन आएगा, किसी से कोई बात नहीं करना है। गोरफन ने कहा। अब मैंने कहा मेरी एक्सक्लूसिव इधर उधर ना चले। बोला ठीक है जनाब। अरे बाप रे। अब उसके बाद ये सीधा मैं हटा और मैं गया बॉस के पास। मैंने कहा सही है, फूड पॉइजनिंग वाइजनिंग कोई नहीं है, ड्रग्स का मामला है। और तो उन्होंने कहा "अभी कैसे?" तो मैंने कहा सर वो इंस्पेक्टर ने बताया, एसएचओ ने। तो उन्होंने कहा कि गलत भी बोल सकता है वो। मैंने कहा वो मुझसे गलत बोल सकता है, शम्स ताहिर खान से, क्राइम रिपोर्टर से, लेकिन वो ऐसा ही धर्मेंद्र से नहीं, अपने कमिश्नर से गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि गोल्फ वन से। कमिश्नर को रिपोर्ट देनी है मुझे। तो उन्होंने कहा क्या करूँ? मैंने कहा सर गलत होगा तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो बोले खड़े हो जाओ। अब मैं खड़ा हो गया, अब ज्ञान देना शुरू किया। उधर जो फूड पॉइजनिंग के लिए पैनल आने वाले थे, उन सब बेचारों को वापस भेज दिया गया। ड्रग्स वालों को बुलाओ। अब इधर ये हो गया। उधर अचानक पीएचक्यू में कि यार ये क्या है, उन्हें भी पता था कि ये केस क्या है। अब बेचारे वो जो गलती में अनजाने में, उनसे तो मैंने कई बार माफ़ी भी मांग ली बाद में। तिलक मार्ग वाले। हाँ, कि यार ये क्या, किसने बताया? अच्छा, अब उनको ये पता है कि साला वही ये बोल रहा सब कुछ जो मैंने बोला है। तब फ़ोन आया, हेलो। अब मैंने उठा लिया और मुझे पता है ये नंबर किसका है। मैंने कहा यार तुम मेरी नौकरी ले लोगे, ये बताओ तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब मैंने कहा माफ़ी चाहता हूँ, मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे। मैं अगले 1 हफ्ते तक नहीं मिला था मुझसे। वरना लेकिन दूसरा क्राइम हो जाता, न्यूज़ शिफ्ट हो जाती। वो
वो जो देखता था ना मैं बरसों से बैठकर पीएचयू में, तो ये अलाउड है कि एक क्राइम रिपोर्टर को ऐसे अपना नाम बदल के ऐसे, ये तो देखिए क्या है ना, अब हमारा मकसद क्या है, स्टोरी की तह तक पहुंचना। जब तक आप कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ठीक है एक झूठ बोला कि शायद धर्मेंद्र तो ये बोला, गैर कानूनी नहीं है? गैर कानूनी नहीं है, उसमें उन्हें भी पता है कि इसका मकसद क्या था। हालांकि नाम बदल के, आवाज बदल के मैंने भी कई सालों तक गैर कानूनी काम किए हैं। हाँ, वो सब उसको हम सब जानते हैं हम लोग। पर ये आप कह रहे हैं ये कर सकते हैं और ऐसा अब देखिए उस वक्त ये भी था कि एक तो जोश, नया नया क्राइम रिपोर्टर कुछ करने की, वो कुछ अलग करने की भी और चीज़ें। ये कौन से साल की बात है? ये मुझे लगता है कि कहते हैं प्रमोद महाजन जी की मौत को कम से कम मुझे लगता है 15-18 साल तो हो गए होंगे। और तब आप आज तक में ही थे? वही आज तक में ही थे। अतीक अहमद के जाने के बाद, उनके मरने के बाद, क्या क्राइम कम हुआ है यूपी में, या विकास दुबे के जाने के बाद, या ऐसे क्रिमिनल्स के जाने के बाद क्या ऑब्जर्व किया आपने? देखिए दो तरह के क्राइम हैं, एक जो दिखते हैं एक जो नहीं दिखते हैं। अतीक अहमद वैसे भी अहमदाबाद की साबरमती जेल में था इस इंसिडेंट से पहले, ठीक है। विकास दुबे का जो पूरा वर्चस्व था वो उसके अपने गांव और आसपास में ही था। बाकी लखनऊ तक पहुंच थी नेताओं से, पुलिस वालों से, उस एरिया के जो थानेदार जो भी तैनात होता था उसी की मर्जी से होता था। तो इन लोगों के वो क्राइम नहीं थे जो आम लोगों को अफेक्ट करते। इनके वो क्राइम थे छोटे पैमाने पे अपने अपने इलाके में, जहाँ वैसे ही होता ना कि ये इसका अपना इलाका है तो उस इलाके तक। ठीक है। अब अगर आप बात करें कि अतीक का जो इलाका है उस इलाके के बाहर वो बनारस में या वाराणसी में या इधर आकर मेरठ में, तो उसका कुछ नहीं। विकास दुबे की भी औकात वहीं तक थी। तो वैसे वाले आप कहें तो वैसे ही पहले भी नहीं था। और शुरुआत से भी जितने भी लास्ट में गैंगस्टर होते ना, आप वहाँ से जोड़ना शुरू कर दे, बिहार से ही शुरू कर दीजिए। शहाबुद्दीन से लेके फिर मुख्तार, फिर अतीक, ब्रिजेश, जितने भी ऐसे नाम लेते हैं हम, अखिलेश, ये सब किसी न किसी केस में बाद में पकड़े जाते रहे और सब जेल के अंदर थे। लेकिन हाँ, जो मैं बार बार कहता हूँ, जेल के अंदर से इन्होंने ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम को अपने हैंडल किया, चलाया, गैंग बनाया। अब क्राइम में बड़ा करने में और गैंग चलाने में बड़ा बदलाव आया पहले के मुकाबले। पहले क्या होता था कि अक्सर ये खबर आती थी कि एक बैंक के बाहर 2 मोटरसाइकिल पे गए, तमंचा चाकू दिखाया और लूट के ले गए, क्योंकि लोग बैंक से पैसे निकालते थे। अब बैंक से पैसे निकालने कौन जाता है? डिजिटल का ज़माना है। कोई अब आप खबर कहाँ सुनते होंगे कि किसी को चाकू के नोक पे लूट लिया। कभी कभार ये आ जाता है कि एटीएम मशीन उखाड़ के ले गए। लेकिन अब बैंक के बाहर रॉबरी की आखिरी खबर कब सुनी आपने? क्योंकि उन सब की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। तो क्राइम करने का तरीका, गैंग चलाने का तरीका, गैंगस्टर, ये सब कुछ वक्त के साथ बदल गया जब से ये नई टेक्नोलॉजी आई है। और ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है पुलिस के लिए। आज एक भी क्राइम या क्रिमिनल बच नहीं सकता अगर सिर्फ पुलिस ईमानदारी से, डेडिकेशन से अपनी जांच, बेसिक जांच कर ले पुलिसिंग। क्यों? आज एक कोना एक शहर का ऐसा बताइए कि आप यहाँ से अभी निकलिए और कनॉट प्लेस तक चलिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप बिना किसी कैमरे में कैद हुए कनॉट प्लेस पहुँच जाएंगे, चाहे आप पैदल हो या गाड़ी में हो ना? सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब यही आप मेघालय वाले इंसिडेंट में देखिए ना, कहाँ पहाड़ी कहाँ खाई, वहाँ भी मतलब किस्मत इसको कहते हैं ना कि एक बंदा घूमने के लिए गया हुआ बीवी के साथ, वो अपना व्लॉगर कर रहा है रिकॉर्ड, और उसके कैमरे में कातिल भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और जो मरने वाला बेचारा वो भी रिकॉर्ड हो रहा है और चला जा रहा। तो अब क्या कहिएगा इसने से, और ये कोर्ट में एक मजबूत एविडेंस होगा। तो आज के इस दौर में क्राइम करके बचना, इसका फिर मतलब ये है कि पुलिस वाले कह रहे हैं, अब ये मान के चल चुके हैं कि तुमने क्राइम किया, तुम खुद ही आ जाओ हमारे पास और हथकड़ी पहनो और लॉकअप में बैठ जाओ, वरना कोई बच नहीं सकता। इसलिए क्राइम का ट्रेंड, क्रिमिनल का ट्रेंड, इन्वेस्टिगेशन का ट्रेंड, सब कुछ अब बदल गया। और अब वो पहले था ना गुंडागर्दी, गैंगस्टर, ये सारी चीज़ें, अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अलग हो गई। अब जाम ताड़ा टाइप वाली चीज़ें चलती है, वाइट कॉलर क्राइम। अब आपको गैंग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को लूटने के लिए। आपके हाथ में एक मोबाइल, एक लैपटॉप होना चाहिए, आप किसी को भी खड़े खड़े कंगाल बना देंगे। ये आने वाला दौर ये सबसे ख़तरनाक है। तो अब ये जो अब तक हमने सुना था ना, एक दूसरे को मारा, ये किया, लूट लिया, वो सब अब बेकार की चीज़ें होंगी। बेकार की चीज़ें, ठीक है। अब तो वाइट कॉलर क्राइम और ये जो साइबर से रिलेटेड क्राइम, जिसके लिए हमारी पुलिस अभी तक पूरी तरह तैयार ही नहीं है।
अक्सर हमने फिल्मों में ही देखा है कि एक क्रिमिनल का और एक पॉलिटिशियन का बहुत ही गहरा हम्म, रिलेशन होता है। तो ज़्यादा कौन किसका फ़ायदा उठाता है? क्रिमिनल को नेता से फ़ायदा है या नेता को क्रिमिनल से? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो जिस्म एक जान? हाँ, इसलिए कि किसी एक का फ़ायदा और एक का नुकसान हो तो वो कभी टाई अप करेंगे ही नहीं। यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपसी फ़ायदा देखा जाता है। एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? उसको चाहिए मसल पावर, दबदबा। ताकि अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो वो उसको यूज़ करे, दबा सके। भीड़ इकट्ठी करनी है, धौंस के दम पे भीड़ इकट्ठी कर ले। एक क्रिमिनल को क्या चाहिए? एक सर पे हाथ, कि कल को अगर मैं किसी को मारता हूँ, कुछ करता हूँ, तो ये पुलिस से बचा लेंगे मुझे। हुँ। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि पुलिस से बचा लेंगे। फिर धीरे-धीरे ये होता है कि वो देखता है कि यार इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर पुलिस से क्या बचा लेंगे, फिर तो ये होता है कि ये पुलिस वाले अपनी मर्ज़ी का ही रखवा देंगे। उसके बाद मैं मर्डर करूँ, रेप करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ पुलिस ही नहीं, वकील साहब भी, जज साहब भी, कोर्ट भी, सब मैनेज हो जाएगा। उधर नेता को ये लगता है कि जब तक ये और इसकी टीम मेरे साथ है, इस इलाके में मेरे अलावा कोई रहेगा नहीं, हुँ। है ना? और फिर ये भी है कि अब नेता भी हैं, पावर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग कारनामे भी अंजाम देने हैं, काले, तो कैसे होगा? तो इन्हीं के बलबूते पे होगा। तो इसलिए एक तरह से चोली दामन वाला साथ निभाते हैं दोनों, और यहीं से सारा सिस्टम खराब होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो कई ऐसे केस हुए, जब क्रिमिनल इतना बड़ा हो गया कि नेता को झुकना पड़ा। और ये हमारे सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, हुँ। ये पूरे इंडिया का है। आप इसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया कहीं भी ले लें, सब बराबर सब है इस बराबर। मामले में। कभी किसी पॉलिटिशियन से आपको आया प्रेशर कि भाई इस न्यूज़ को हटाओ? बहुत बार। किसी का नाम बताना चाहेंगे? बहुत बड़ा नाम इसलिए नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आया था एक, उनकी बहू की डेथ हो गई थी। ओके। और उसमें आ रहा था डॉरी का केस 498 ए टाइप, और इत्तेफाक से वो एफआईआर जब दर्ज हुई तो एफआईआर की कॉपी मेरे पास आ गई थी। और उस एफआईआर के हिसाब से फिर जब मैंने स्टोरी की, तो असल में तब तक जब स्टोरी की थी हमें ये भी पता नहीं था कि अ, इसके फादर इन लॉ कौन है। ओके। अब स्टोरी चला दी, और गलती ये थी कि फादर इन लॉ का नाम था एफआईआर में, और मेरे लिए ये था कि हस्बैंड वाइफ और बाकी के, और ये भी इत्तेफाक से तिलक मार्ग थाने का ही मामला था। तो फिर बाद में जब स्टोरी चल गई तो फिर पता चला कि वो कौन है। फिर तो खैर ये हुआ कि और रीश्योर हो जाओ, और कंफर्म करो, और कंफर्म करो। तो फिर तब तक तो फ़ोन भी आ चुके थे, लेकिन स्टोरी तब तक चल चुकी थी। आपको किडनैप भी कर लिया गया था मध्य प्रदेश में कभी? हाँ, बैतूल। बैतूल में क्या था वो? मैं असल में गया था, एक उस वक्त न्यूज़ चैनल में एक बहुत महान दौर आया था जब भूत प्रेत ये सब चल रहा था, न्यूज़ की जगह पर तमाशा। तो वहीं एक बैतूल एक जगह है एमपी में, जहाँ एक साल में एक मेला लगता है, जहाँ लोग भूत उतरवाने आते हैं। ठीक है। तो मुझे भी कहा गया कि तुम भी जाओ, उतरवा भूत लो। उतरवा लो। तो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ गया। फिर बैतूल में चूँकि वो जहाँ था बहुत इंटीरियर था, तो उससे पहले एक शायद किसी एक गेस्ट हाउस था रास्ते में, वहाँ से करीब 50 किलोमीटर पहले। हुँ। वो शायद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का था। ठीक है। तो वहाँ हम लोग पहले जाने से पहले वहीं गए, वहाँ सामान-वामान रखा, और वहीं हमें कमरा मिल गया, और फिर वहाँ शूट करने के लिए गए, शूट करके रात को वापस लौट रहे थे। अच्छा, ये वो दौर था जब, ये 2002-3 की बात होगी, तो मोबाइल बहुत आम नहीं था कि हर जगह टावर हो। हुँ। तो वहाँ पे भी मोबाइल तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। तो मेरा मेरा ये एक रूटीन है मेरी कि जब भी मैं कहीं शूट पे जाता हूँ, तो दिन भर चाहे कुछ हो, रात को मैं एक बार घर पे ज़रूर फ़ोन करूँगा कि मैं ठीक हूँ। तो अब ये हुआ कि फ़ोन कहाँ करें? तो वापसी में चल रहे थे तो ये एक पीसीओ दिखा, तो हम पीसीओ में हमने गाड़ी रोकी। ड्राइवर हमारा भोपाल से था, और मेरे टीम में मेरे साथ कैमरामैन और 2 और कलीग थे, मतलब कुल हम 4 और एक ड्राइवर 5 लोग थे। तो मैंने कहा कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो ये पीसीओ और पीसीओ से 5 कदम आगे उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो उन्होंने कहा आप फ़ोन करके आइए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गया अंदर, मैंने फ़ोन उठाया, वाइफ़ को फ़ोन किया, बताया सब ठीक है। तब तक के 2 लड़के बैठे थे, एक और आ गया। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, फ़ोन यहाँ पे है, सामने एक लड़का है जैसे जहाँ आप इस वक़्त आप बैठे हो, वो बच्चा था, हुँ। और वही मेन था। बाकी उसके बराबर में एक लड़का और 2 इधर बैठ गया, और इधर जहाँ मैं बैठा हुआ इसके बराबर में एक दरवाज़ा था,
और वो पता चला कि दरवाजे के पीछे खेत था, सुनसान। ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया, उसके बाद अचानक मुझे याद आया कि पर्स तो गाड़ी में है। तो मैंने पूछा कितने पैसे? उसने कहा, मैंने कहा यार वो पर्स गाड़ी में लेकर आता हूँ। तब तक मेरे वो पैर सामने रख के बैठा हुआ था टेबल पर। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। उसने ऐसे देखा, फिर उसने कहा बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। मुझे लगा क्या बात है। तो फिर उसने थोड़ी देर में समझ में आ गया, बदतमीज़ी से बात कर रहा था। फिर पूछा नाम क्या है? तो मैंने बताया शम्स। तो बोला इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा सूरज। तो बोला तो तू सूरज है? अब इस तरीके से बात शुरू हुई। मैंने कहा भाई साहब मुझे जाना है, तो पैसे देने हैं, पर्स ले लो। तब तक दूसरे वाले ने जेब से पिस्टल निकाली। उसने कहा चुपचाप से बैठ जा। अच्छा, अब ये दोनों बैठे थे, ये डायरेक्शन बताने से जैसे मैं बैठा हूँ ना, तो ये दोनों भी 2 चेयर थे और इनके बाद दरवाज़ा है वो ठीक है। आगे। पर इनके चेयर के पीछे दीवार है और चेयर और दीवार के बीच में इतना गैप है। ठीक है। मतलब वो दीवार से टेक लगा के चेयर नहीं है, आगे की तरफ है। ठीक है। अब इधर दरवाज़ा है, इधर खेत है। मुझे मालूम है कि अगर ये मुझे इधर ले गए पीछे तो फिर वही हाल होगा कि गए। हुँ। अब मैं ये भी दुआ मांग रहा हूँ कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको इतना टाइम हो गया, एक बार पूछ तो लें ठीक है कि नहीं है। और वो गप्पे मार रहे हैं अपना। अब मेरे सामने एक ही ऑप्शन था कि वो तो आ नहीं रहे, जितना टाइम काट सकता था काट लिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि चल तुझे बताता हूँ। अच्छा, तब तक एक दो ने मेरे ऊपर पैर भी रख दिया था। फिर पीछे चलो। अब मुझे लगा कि ये पीछे ले गए तो मैं तो गया। अब मेरे पास ऑप्शन ये था कि सेकंड में फ़ैसला लेना है और फ़ैसला ये था कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे और मुझे एक साथ दोनों पैर को उछालना था पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे गैप था चेयर के। तो गिर जाते तो हो। वो गिरते और मुझे रास्ता मिल जाता क्योंकि सामने था। और जो सामने लड़का बैठा हुआ था उसके हाथ में कुछ नहीं था और वो बच्चा था, अच्छा, और गन इन दोनों में से किसी के हाथ एक में के था? पास था हाँ। जो उधर था दरवाजे की तो अगर तरफ। वो गिरते तो गन का यूज़ गिरते नहीं होता। हाँ। तब तक वो संभलते तो मैं भाग लेता। मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। अचानक मैं एकदम दोनों पैर एक साथ पीछे की तरफ उछाला, वो दोनों धड़ाम से गिरे और मैं दौड़ता हुआ फिर वैसे ही सर नीचे की तरफ ही हमें सिखाया गया था। जब भागा ना, भागो भागो, तो वो ड्राइवर बहुत होशियार था। उतनी देर जब तक मैं गाड़ी तक पहुंचता उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और इत्तेफाक नसीब ये भी था कि गाड़ी का डोर खुला हुआ था। अब मैं बैठा और वो भगाना शुरू, पीछे से वो लड़के दौड़ते हुए अब आ रहे हैं अच्छा। और हम स्पीड में वहाँ से। अच्छा, सांस फूल रहा है एकदम, लग रहा कहाँ से बच कर आए। अब वो दोनों जो मेरे कुलीग बैठे हुए हैं और कैमरामैन वो हंस रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर मैंने बोला क्या हो गया? मैंने कहा अभी बताता हूँ। तो पानी पिया। मैंने कहा तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तो बोला सर हम तो समझे आपके पीछे फैन दौड़ रहे हैं। अच्छा, इत्तेफाक से 2-3 जगह शूट पर उन्होंने देख लिया था। तो मैंने कहा यार फैन आते तो हैं, दौड़ते हुए कब देखा तुम लोगों ने? फिर मैं भी हंसा। उसके बाद मैंने उनको कहानी सुनाई। अब उनकी हालत वो सीरियस हुए। फिर हम 50 किलोमीटर दूर गए, जिस जगह पे हमारा सामान था वहाँ गए। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ जाकर उसको बताया। तो इत्तेफाक से जो उस इलाके के एसपी थे, दोपहर को उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था आप मिल के जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो नंबर था तो मैंने रात को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने कहा ये तो ख़तरनाक है, आपको रिपोर्ट लिखानी चाहिए। मैंने कहा जी, बताइए कहाँ पे था? अब मुझे क्या पता कि वो कौन-सा है, बट दिमाग लगाया तो काम आ गया। मैंने कहा कि मैंने उस पीसीओ से घर पे फ़ोन किया था और मेरे घर पे वो नंबर आ गया होगा। तो मैंने फिर वाइफ़ को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा मैंने अभी जो कॉल किया था वो नंबर बता दो। हाँ। उसने नंबर दिया, मैंने एसपी को दिया। फिर एसपी ने कहा हाँ ये हो गया, टीम भेजी। तो 3 लड़के अरेस्ट हुए, तीनों फैन्स पकड़े गए। पकड़े गए। फिर उसने कहा कि आप एक रिपोर्ट रिटन में दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूँगा। मैंने रिटन में रिपोर्ट दी। फिर फ़ोन आया कि यार वो जो चौथा बच्चा है ना, हमने उसको ही पकड़ लिया है। इसका कल बोर्ड का एग्ज़ाम है पहला। ओह! तो अगर आपने शम्स भाई कंप्लेंट लिख दिया तो हमको तो इसको अरेस्ट करना पड़ेगा अटेम्प्ट टू किडनैप के केस में और इसका फिर करियर ख़राब हो जाएगा, एग्ज़ाम तो दे ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा उस बच्चे ने वैसे भी कुछ किया नहीं था, सिवाय ये कि उसने विरोध भी नहीं किया था, लेकिन माइनर है, 16-17 साल का होगा। तो मैंने कहा आप छोड़ दीजिए उसको, उसका कोई नाम मत लीजिए। और वो तीनों कौन है? तो बोला वो उन तीनों का इससे कोई लेना देना नहीं, वो तीनों इलाके के रहने वाले हैं, रात को दारू पी के इसी तरह से करते हैं। तो उस लड़के का फिर नाम हटा दिया और बताया मुझे नेक्स्ट डे कि उसने एग्ज़ाम भी दे दिया। तो मैंने कहा चलो थैंक्स। बाकी उन तीनों को हुआ, लेकिन फिर बाद में मैंने केस को फॉलो भी नहीं किया। अच्छा। इसलिए भी नहीं किया कि मैंने तय कर रखा था बैतूल की तरफ नहीं जाऊँगा।
ये सही, फैंस दौड़ रहे गन गन लेके। एक ऐसा ही किस्सा आपके साथ हुआ था जब आप इराक गए थे और आईसिस के टेररिस्ट ने आपको, बस वो आपको मारने ही वाले थे, क्या था वो किस्सा? वो कहानी बड़ी अजीब है। असल में हुआ क्या, बीच में 2012 के बाद 13, 14, 15 में एक नया नाम आया था दुनिया के सामने, अबू बकर अल बगदादी। बगदादी, ठीक है। पहले आईएस था, फिर आईएस बनाया, उसका चीफ था। उससे पहले लोग ओसामा बिन लादेन करते थे। ठीक है। लेकिन बगदादी को इसलिए लोगों ने ज़्यादा जाना क्योंकि उसने सबसे क्रूरतम चेहरा आतंकवाद का टीवी पे दिखाना शुरू कर दिया, कैमरे पे। उसने जितने भी लोगों को मारा सबको कैमरे पे मारा। उसने कैमरे पे गला काटा, कैमरे पे जिंदा जलाया, कार में बिठाकर कार को बॉम्ब से उड़ा दिया, पिंजड़े में लोगों को बंद करके और स्विमिंग पूल में के पानी में पिंजरा उतार दिया, लोग डूब कर मर गए। तो इस तरीके की चीज़ें सब रिकॉर्ड, और वो सारी चीज़ें आती थी पूरे वर्ल्ड मीडिया में, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। और बगदादी एकदम अचानक हर जगह छाया हुआ था कि हमको तो वो ब्लर दिखती थी, पर आपको वो रियल दिखती थी। अब जब ये तस्वीरें आती थी तो हम, चूंकि हमें शो बनाना है, तो हमें वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर, सारे विजुअल बिना ब्लर के, तो वो देख देख कर हम लोग सिहरते थे। मतलब कई बार तो ये भी होता था कि वहाँ तक जाते थे, फिर अब कैमरे पे गला कट रहा है, हमने वो भी देखा है, क्लियर पिक्चर है, क्योंकि वो तो अनएडिटेड भेजता है ना सब कुछ। तो हमने देखा, अच्छा उसमें सबसे ये था कि हर एक को जिसको मारता था वो एक नारंगी रंग का कपड़ा पहना कर मारता था। तो बाद में खैर पता चला कि वो एक ग्वांताना बे जेल है यूएस में, जहाँ पे जितने भी कैदी हैं उनको नारंगी रंग के कपड़े पहना के रखे जाते हैं, जिसमें अलकायदा और आईएसआईएस के बहुत सारे लोग थे। तो बदला लेने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हम भी इसी कपड़े में मारेंगे जिसमें तुम कैदियों को रखते हो। तो जब ये तस्वीरें आती थी तो देख कर हम लोग शहर उठते थे। बहुत, मैं 3 साल तक शो बनाता रहा इस पे, वारदात वारदात, ठीक हमेशा। है। फिर इतफाक से मौसूल में 36-38 इंडियन शायद गायब हो गए थे हमारे, और मिल नहीं रहे थे। मौसूल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था क्योंकि वो गढ़ था बगदादी का। तो हमें उस वक्त 2016 में जाने का मौका मिला कि वो 36-38 इंडियन गायब है, तो उन्हें ढूंढना है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स से स्टेट मिनिस्टर थे वीके सिंह शायद जी। वीके सिंह हाँ, तो गाजियाबाद वो से। जाने वाले थे, तो हम लोग भी पहुंचे, मैं और गौरव और एक कृपाल कैमरामैन हमारे, गौरव सावंत। तो वहाँ गए तो इस सब तरफ जा ही रहे थे, वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। मोबाइल से हम लोग ट्रांसलेटर के ज़रिए अरबी टू इंग्लिश कर लेते थे, समझते थे। तो एक जगह जा रहे थे मौसूल, तो अचानक सड़क के किनारे देखा बहुत सारे खंडर। तो ड्राइवर ने बताया ये सब दाइश ने उड़ाया। इराक में आईएसआईएस को दाइश बोलते हैं। ठीक है। तो उसने बताया कि उन्होंने उड़ाया, तो हमने कहा शूट कर लेते हैं। तो वो सड़क से करीब 100-150 मीटर उतर कर था। ड्राइवर ने मना किया कि ये दाइश का ही एरिया है, कम हो गया लेकिन अभी भी है उनका। तो हमने कहा कोई है नहीं, दूर तक दिख ही नहीं रहा था। हमने लालच, शूट कर लेंगे, अच्छे विजुअल मिलेंगे, चला गया। जब शूट कर रहे थे कृपाल, तभी अचानक 4-5 लोग, 5 या 6 लोग, वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, सब कुर्ता पजामा में, वो अचानक सामने आए दूर से। अब आए, उसके बाद अचानक उन्होंने पूछा, तो अब अरबी हमें उतनी नहीं आती, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर भी हमने बताया अल हिंद, तो वहाँ पे इंडिया का मतलब होता है अल हिंद। ठीक है। तो हमने बताया हम सहाफ़ी, जर्नलिस्ट मीन पत्रकार को उर्दू में सहाफ़ी। ठीक है। तो इतना वहाँ बेसिक, चूँकि हम 10 दिन रहे थे, इतनी समझ में आ गई थी। फिर उन्होंने कैमरा लिया, कैमरा देखने लगे, एक ने माइक ले लिया। अब अचानक हमें उनके लक्षण ठीक नहीं लगे, उनके तेवर। हमें लगा कि पहले कुछ है, हम तो ये भी सोचते थे कि इनसे कुछ बाइट भी ले लेंगे, जो भी बोलेंगे बाद में ट्रांसलेट कर लेंगे किसी अरबी वाले को पकड़ के। लेकिन अचानक देखा उनके तेवर और जिस तरीके से खड़े हुए, तो हमें समझ में आ गया। फिर पहली बार डर, अचानक एक का कुर्ता उठा और कुछ उसमें पिस्टल टाइप, और उसने एक शब्द बोला था, दखूल। दखूल होता दाखिल होना, एक जगह थी खंडर टाइप का उसी में से, तो अंदर दाखिल हो जाओ। और उसके पीछे भी पता नहीं क्या था, संसान, ये दखूल उस तरफ इशारा करके। अब हमें उतना जो बोला उसने, तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और हमारा ये था कि वो सारे जो 3 साल मैंने वारदात के शो बनाए थे, वो आंखों के सामने नारंगी रंग का कपड़ा, बस ये चल रहा था कि ये गला काटेंगे, गोली मारेंगे सर पे, जिंदा जलाएंगे या बॉम्ब से उड़ाएंगे, कुछ पता नहीं। मतलब सेकंड में जो पसीना शुरू हुआ, जबकि मौसम ठंडा था, और फिर सारे जितने, और ये आपके करियर में पहला मौका था जब इतने करीब से मौत को आपने देखा। हाँ। तो उसके बाद सारे फिर ये आ गया, यार एक बार बीवी का चेहरा देख लूँ, बेटी का चेहरा देख, एक बार बात हो जाए। और अब ये भी सोच रहा हूँ कि उस पल में भी ये देखिए कि अब अपनी स्टोरी चलने वाली है,
सब कुछ हो रहा है कि अब हमारा हमारा ही हाँ, चलाएंगे। हाँ। और सबसे वो था ना कि जो दहशत असल में इसलिए थी कि अगर वो 2-3 साल वो रॉ फुटेज नहीं देखते ना कि कैसे-कैसे इन्होंने मारा, नारंगी रंग का कपड़ा। तो डर थोड़ा कम होता। अच्छा, जब हम इराक जा रहे थे तो हम आपस में बात भी कर रहे थे, यार कहीं नारंगी रंग का कपड़ा ना पहना दें हम लोगों को, मज़ाक करते थे। और उस दिन लगा कि आज सच हो गया, इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये भी आ रहा है। अब खैर इतनी देर में क्या हुआ कि अचानक एक आवाज़ आई, तो कृपाल धीरे से बोल रहा है, सर सायरन की आवाज़ आ रही है, लगता कोई है। तो मैंने भी ऐसे दहशत में था, मैंने कहा भाई सायरन नहीं है कृपाल जी, अज़ान की आवाज़ आ रही है, अज़ान है। और वहाँ अज़ान की आवाज़ आती रहती थी। फिर मैंने ध्यान से सुना, नहीं यार ये तो सायरन की आवाज़ है। अब अचानक ऐसे थोड़ा-सा हमने राइट मुड़ के देखा तो जो सड़क जिसको हम छोड़ कर आए थे, अच्छा हमारा ड्राइवर भी नहीं आया, वो भी बेचारा अपना बैठा हुआ है। तो देखा कि 3-4 गाड़ियाँ जा रही। अच्छा, वो गाड़ियों में जिस तरीके से चलते थे हमें वो पता था कि उसको कहते थे इराकी स्पेशल फोर्स आईएसएफ, उनके लोग थे। एक खड़ा होता था वो लॉन्चर टाइप लेके, बाकी बैठे होते थे। तो वो गुजर रहा है, सामने से चला रहा, हमारे पास आते-आते आप मान के चलिए कि 30 सेकंड में हमारे सामने से गुजरेगा और गुजर जाएगा। अचानक हमें फैसला लेना था कि हमें उससे मदद लें या फिर नारंगी रंग का कपड़ा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तय हुआ कि जो होगा देखा जाएगा। भागो उसकी तरफ और हेल्प हेल्प जोर से चिल्लाएंगे। अच्छा, कैमरा तब तक कृपाल ने अपने हाथ में ले लिया था एक से, जिसके हाथ में वो सारी चीज़ें थी। नहीं, कैमरा उसी के पास था, माइक ले लिया था। अब उसके बाद अचानक जैसे ही वो पास से आई, तीनों ने इशारा किया और ज़ोर से चीखे हेल्प, और उनको धक्का दिया और उसकी तरफ भागे झुक कर, ताकि पीछे से गोली चले तो कमर में लग जाए, पीठ में लग जाए, सर में ना लगे तो बचने के चांस होंगे। हेल्प हेल्प, नसीब अच्छा था उन लोगों ने हाथ उठा के, हम लोग दौड़े थे, देख लिया। जैसे ही देखा उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ा, जब हमारी तरफ जैसे ही मोड़ा तो ये जो थे अचानक ये गायब, जो पीछे के लोग थे। ओके। और वो पता नहीं कहाँ गए। उसके बाद हम तो बेतहाशा दौड़ते हुए उन तक पहुँचे, जब पहुँच गए तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब बच चुके हैं। तो खैर फिर इसके बाद उन्होंने संभाला, पानी-वानी पिलाया, फिर पूछा, हमने बताया हम लोग इंडियन है, अल हिंद। फिर पास में उनका मेस था, वहाँ ले गए, वहाँ खाना-वाना खिलाया, एक ने ताबीज़ भी दी। फिर उसके बाद डाँटा कि आप लोगों को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। बताया कि कैसे क्यों आए, हम लोगों ने बताया कि मिसिंग इंडियन उनके लिए रिपोर्ट करने के लिए आए थे। तो उसने कहा आपको लोकल प्रोटेक्शन लेके चलना चाहिए था। तो खैर ये सारी चीज़ें बात हुई। तब फिर जब उसने पूछा कि अल हिंद, तब मैंने, तो उसने बोला अच्छा इंडिया। तो इंडिया में एक ही शख्स को जानते हैं वहाँ के हर इराकी, वो अमिताभ बच्चन साहब। अच्छा, इराक वाले अमिताभ बच्चन सारे। रहते। तो उसने कहा ओके अमिताभ चन, अच्छा बच्चन नहीं बोलते, चन बोलते हैं, अमिताभ चन। मैंने कहा, तो एक ने पूछा, अच्छा मैं थोड़ी बहुत अरबी बोल रहा था, तो मैं ज़्यादा ही बोल रहा था, तो क्या आप मिले हो? मैंने कहा अक्सर मिलता रहता हूँ, लंबी लंबी छोड़ना था। तो खैर, तो वहाँ पता चला कि सारे अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं और उनकी तरह आवाज़ निकालने की कोशिश तक करते हैं। तो खैर उसके बाद उन लोगों ने शाहरुख, आगाह सलमान, आमिर खान? कोई नहीं, सिर्फ अमिताभ बच्चन। अगर इराक की बात करूँ तो हम शहनशाह के अलावा कोई नहीं है। अच्छा। उसके बाद हमें विदा किया। अच्छा, उधर ये था कि जब हम फंसे थे कि अब मर जाएंगे, तो मन में आया कि एक मौका और मिल जाए, घर लौट जाऊंगा आज ही, बच गया तो आज ही भाग जाएंगे इंडिया। अब जब सब कुछ हो गया, अब रास्ते में गाड़ी चल पड़ी, तीनों एक दूसरे को देख के पूछते हैं अब, तुमने कहा अब क्या यार, वापसी की जो टिकट उसी डेट पे जाएंगे, अब बाकी का शूट करते हैं। फिर बाकी के शूट पे लग गए। तो कैमरा उनके साथ गया या आप लोगों ने ले लिया था? कैमरा हमें उन्होंने फेंक के चले गए हम पर। जब अच्छा। हमने धक्का मारा ना तो उन्होंने ही फेंका, जब सायरन की आवाज़ सुनी। हाँ, तो कैमरा थोड़ा सा टूटा, लेकिन इतना था कि हमारा शूट कर सकता था। शूट कर सकते हो। फिर आप वापस जाके कैमरा लिया आपने कैमरा लेकर भागे। अच्छा, लेकर भागे थे। हाँ। उसने जब किया ना तो उसके हाथ में तो उसने ऐसे मारा तो वो सीधा कैमरा मैन के ही पास गया। फिर कभी उस जगह जाने का मौका नहीं मिला? फिर इराक नहीं गए आप उसके बाद? नहीं, जाना भी नहीं चाहता हूँ। शमसर, कभी कोई ऐसा क्राइम देखा है आपने जहाँ पर आपको एज अ रिपोर्टर पता था कि इस व्यक्ति ने, इस आरोपी ने क्राइम नहीं किया है, पर वो फंस रहा है और फंस गया वो, और जिसने किया है वो छूट गया? तो ऐसा कोई केस बहुत देखे होंगे, बट कोई ऐसा जो आपको याद आता है? नहीं, ऐसा कि मैंने पहले दिन गया और मुझे पता है कि ये बेकसूर है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई केस देखा। लेकिन हाँ, जब एक केस पे आप काम करते हैं कई दिनों तक,
तो फैक्ट, चूँकि पुलिस वाले भी, एक क्राइम रिपोर्टर और पुलिस के बीच ऐसी रिश्ता है जैसे मियाँ-बीवी का होता है। हुँ, हुँ। एक तलवार की धार है, उतना ही चलना चाहिए जितना तक आप वो अपना काम कर सकें, आप अपना, हुँ, हुँ। ईमानदारी से। लेकिन आप पुलिस आईओ, केस की प्रॉपर्टी या कुछ एविडेंस देख के आपको ये एहसास हो जाता है कि ये आदमी कल्प्रिट है या नहीं है। तो ऐसा तो बहुत केस में होता है। लेकिन ये कि हमें पहले से पता है कि ये कल्प्रिट है या नहीं है और फिर हम रिपोर्ट करें, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन धीरे-धीरे पता चल जाता है कि ये आदमी सच में बेकसूर है या तो फिर यही कातिल है। तो किसी पीड़ित परिवार को आपकी रिपोर्टिंग की वजह से इंसाफ मिला है कभी, ऐसा कोई केस? कई जहाँ पे ऐसे केस में आपके फैक्ट्स को उन्होंने यूज़ ऐसा किया और कई केस में हुआ है जिसमें बाकायदा इसमें कोर्ट में एविडेंस भी हुआ है। जैसे एक, बल्कि एक अगर मैं ये बात करूँ आपको, पार्लियामेंट जब अटैक हुआ था, हुँ, हुँ। तो अफ़ज़ल गुरु का इंटरव्यू किया था मैंने। तो उस अफ़ज़ल गुरु के इंटरव्यू में एक और एक्यूज़, उम, जिसको 10 साल की सज़ा हुई थी, उम, नाम इस वक़्त मैं भूल रहा हूँ। तो मैंने अफ़ज़ल गुरु से एक सवाल पूछा था कि क्या ये भी इन्वॉल्व था? तो अफ़ज़ल गुरु ने बाकायदा कैमरे पर कहा था कि नहीं, इसे हमारी साजिश के बारे में पता नहीं था। वो दिल्ली में ही था। वो उसके साथ उसकी वाइफ़ थी शायद अफ़शां, या क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, इसमें एक कैरेक्टर था। ठीक है। तो ये बात फिर मुझे बाकायदा, जो पटियाला हाउस कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, तो मुझे बुलाया गया था। एक, चूँकि ये इंटरव्यू किया तो जो दूसरे पक्ष के लोग थे, उन्होंने, वकील ने कोर्ट के सामने रखा और मुझे सम्मन देकर बुलाया गया। हुँ, और बाकायदा एक कटघरे में अफ़ज़ल गुरु और बाकी के आरोपी थे और एक तरफ मैं था। और वहाँ मुझे वैसे ही एकदम जैसे फ़िल्मों में होता है, वो कसम खिलाकर और कोर्ट में टेप चला उस इंटरव्यू का। और बाकायदा ये भी हुआ कि अनएडिटेड है, एडिटेड है, सारा रॉ मँगाया था उन्होंने। ठीक है। वो सब कुछ हो गया, चलाया-वलाया। फिर वो वही सवाल मुझसे डायरेक्ट पूछा गया कि ये आपने पूछा था कि क्या इसे पता था कि नहीं? इसका क्या रोल है? जो बंदा था। तो अफ़ज़ल गुरु ने मना किया था कि इसको साजिश के बारे में पता नहीं, हमने इससे झूठ बोला था। उसकी कहानी ये थी कि हमने ये कहा था ये जो 5 पाकिस्तान से टेररिस्ट आए हैं, ये इनको दुबई जाना है, गल्फ़ जाना है, नौकरी के लिए भेजना है, बस हुँ, इतना बताया। हमने ये नहीं बताया था कि पार्लियामेंट अटैक में ये कर रहा है। तो वो पूरा इंटरव्यू है। तो यही चीज़ मैंने कहा कि हाँ, यही मैंने पूछा था और यही इसने जवाब दिया था। तो उसमें हुआ ये कि इस इंटरव्यू की वजह से उसे सिर्फ़ 10 साल की सज़ा हुई थी ओह! और 10 साल के बाद वो रिहा हो गया। इसके अलावा एक पटना का केस था जिसमें एक वाइफ़ थी जिसको मतलब कोमा में थी बरसों से। अब हस्बैंड की हालत माली बहुत ख़राब थी। हुँ, अब वो घर में रखकर एक ज़िंदा लाश के साथ, एक तो वैसे ही कि चलिए अब खर्चा तो होता है, जो भी है अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक इंसान के तौर पे सोचें तो आपके घर में एक डेड बॉडी ही एक पड़ी हुई जिसकी सिर्फ़ साँस चल रही, बाकी ज़िंदा होने की कोई और निशानी बची हुई नहीं है। तो उसने ये माँगा था कि उसको एक इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, कि मारने की इजाज़त कोर्ट दे दे। तो बेचारा इधर-उधर भटकता रहा, किसी ने कुछ किया नहीं। तो फिर हम लोगों को ये स्टोरी पता चली, मुझे लगा कि बड़ी मतलब एक ह्यूमन एंगल से बहुत ही एक अजीब स्टोरी है। तो मैं उसको कवर करने के लिए फिर बिहार गया, पूरी फैमिली, उसके विज़ुअल सब कुछ किए और फिर वो स्टोरी चली कि एक पति है जो अपनी पत्नी को मारने के लिए फरियाद कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। अब वो काम पे भी नहीं जा सकता बाहर, घर में वो है, कुछ हो गया। जी। तो लास्ट में पटना हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट पे नोटिस लिया और फिर ये कहा कि मारने की इजाज़त तो हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जब तक ये है किसी बड़े अस्पताल में इसको एक बेड मिलेगा और ये वहीं रहेगी और तुम अपनी बाकी ज़िंदगी को जैसे जीना चाहते हो काम करो, जाओ फिर उसको देखो। ओह! तो एक ये फ़ायदा हुआ था। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं, तो थोड़ा-सा सुकून मिलता है कि चलिए आपकी रिपोर्टिंग के ज़रिए कुछ बिल्कुल, कुछ समाज का भला हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वैसे मैं ये आपको बताऊँ कि मैंने कभी क्राइम रिपोर्टिंग ये सोच के नहीं किया कि मेरी वजह से क्राइम कम होगा या सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आएँगे और ये होना भी नहीं चाहिए। पूछे क्यों? आप एक क्राइम जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है उसको उठाकर जस का तस दिखाना लोगों को, ताकि लोग आगाह रहें और दूसरा, पुलिस अगर गलत काम कर रही है, हुँ, हुँ। तो पुलिस पे थोड़ा प्रेशर हो ताकि वो सही तरीके से जाँच कर सके। बाकी एक क्राइम जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, उसके पास राइट नहीं है, उसके पास वो साधन नहीं है कि वो खुद तफ्तीश करे, जाँच करे और किसी फैसले को अंजाम तक पहुँचाए। वो काम कोर्ट का है, पुलिस का है। हमारा काम है कि जो क्राइम हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसको हूबहू वैसे पेश करना। पर ऐसा हुआ होगा ना कभी कि कोई केस है जो सुलझा नहीं हो, पर वो आपको अभी भी
परेशान करता हो कि ये क्यों नहीं हो पाया? बहुत सारे हैं, जैसे आज भी आरुषि का सवाल घूमता रहता है, यार कौन हो सकता है? हुँ, अनसॉल्व असल में हम सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हर इंसान की कमज़ोरी है। हुँ, एक केस जिसको ये फ़िल्मों में भी आप उठा लीजिए, हुँ, असली ज़िंदगी में भी सेम है, कि जिसका क्लाइमेक्स हमें मालूम है, फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। राइट। जिसका क्लाइमेक्स रहस्यमयी, हमें पता ही नहीं अभी तक, उस सवाल का जवाब ही नहीं मिला है, इसमें कातिल कौन है? इसमें चोर कौन है? इसमें डाका किसने मारा था? तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा खींचती है। यही क्राइम रिपोर्टिंग की खूबसूरती है कि ऐसी चीज़ों को लोग ज़्यादा देखते हैं। तो जो भी केस जो आज तक अनसॉल्व है, नहीं हो पाया जी, सॉल्व, उसको लोग देखते भी हैं और उसको उसमें एक अलग तरह का इंटरेस्ट भी होता है। राइट। मीडिया ट्रायल को कितना सही मानते हैं आप? एक हद तक मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल का सिर्फ एक अच्छा पहलू ये है कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें पुलिस लापरवाही से शुरुआत में जांच करती है, लेकिन जैसे ही एक साथ 10-12 कैमरे पहुंच गए और 4-5 चैनल पर वही स्टोरी घूम घूम कर चलने लगती है या सुबह सारे अखबार में फ्रंट पेज पे आ जाती है, तो फिर पुलिस वाले असल में ऐसा नहीं है कि मीडिया क्राइम रिपोर्टर से डरते हैं, हुँ, हुँ, वो डरते हैं अपने सीनियर से हुँ, कि यार ये रिपोर्ट तो अब मीडिया में आ गई है, तो इसका मतलब हमारे बॉसेस भी देख रहे हैं, तो बॉसेस देख रहे हैं तो पता नहीं उनकी भी नज़र होगी, तो फिर वो है अपना काम ढंग से करना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया ट्रायल से ये होता है कि पुलिस जो बेसिक पुलिसिंग है, जो करना चाहिए उनको, उस पे थोड़े फ़ोकस्ड हो जाते हैं, उसको फिर ईमानदारी से काम करते हैं। और जिसमें लगता है कि कोई इसका सुनने-सुनाने वाला है नहीं, आज भी वही है, अब बड़े-बड़े शहरों में तो चलिए होता है, बाकी 70% आबादी तो गाँव में बसती है, तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन, वहाँ की पुलिसिंग, उसके बारे में क्या ही कहें, क्विक रैपिड फायर राउंड। शुरू हो जाएगी। सबसे भ्रष्ट पुलिस डिपार्टमेंट? जो सीधे पब्लिक से जुड़ती है, यानी कि एक पुलिस स्टेशन, जहाँ पे पहली रिपोर्ट दर्ज होती है किसी भी क्राइम की, तो लोकल पुलिस, और थाना मतलब। और किस स्टेट की पुलिस को आपको लगता है कि बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? किस स्टेट की? मैं खराब इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि वो वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा। हाँ, मुझे लगता है कि यूपी और बिहार बहुत इन पे स्कोप है, और जो नए ख़ास तौर पर आईपीएस आ रहे हैं ना, और जो नई-नई लौट आ रही है पुलिसिंग में ना, इनकी सोच अलग है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ और मैं बड़ा अच्छी सोच है आप ये अच्छी सोच है। ओके, मुझे लगता है कि ये जो नई लौट आई है आईपीएस की, नाइस। अ, इवन यूपी और बिहार दोनों जगह पर, मुझे लगता है आने वाले वक़्त में इसका आपको असर देखने को मिलेगा। पर उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो बहुत कैमरा लेके चलते हैं, रील-वील बनती है उनकी, गाड़ी से उतर देखिए, के। वक़्त के साथ सब कुछ बदलना चाहिए ना, सोशल मीडिया का दौर है, पहले तो मोबाइल सिर्फ़ बातें करने के लिए थी ना। किसने सोचा था कि उस पे आप फ़िल्में भी देखेंगे। तो अब एक चीज़ और अच्छी है कि आप जितना कैमरा लेकर चलते हैं, आप सारे सबूत इकट्ठा करते हुए चल रहे हैं। अब तो रिश्वत लेना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है ना, कि कौन किस कोने से आपको शूट कर ले, फिर क्या होगा? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही कर रहे हैं तो तब तक सही है। ठीक है। यूपी या बिहार क्राइम ज़्यादा कहाँ है? देखिए, यूपी की ज़ाहिर-सी बात है, आबादी है, आबादी इसलिए है तो आप इसलिए। उसको कह सकते हैं कि ज़्यादा है। लेकिन इसमें आबादी के हिसाब से बोलूँगा तो यूपी के साथ बेईमानी भी होगी, क्योंकि जहाँ 25 करोड़ की आबादी है, तो वहाँ पे क्राइम का रेशो भी ज़्यादा होगा। हुँ, हुँ। अ, और बिहार में जो शुरुआत से है ना, यूपी में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि थोड़ी-सी जो जैसे नई लौट आई है, हुँ, या हुँ। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कम से कम कुछ जगह पे हो रहा है। बिहार अब भी बहुत पीछे है और पता नहीं क्यों है ऐसा? जबकि बिहार में स्कोप पूरा है। लेकिन जिस तरीके की पुलिसिंग होनी हुँ, चाहिए, हुँ। वक़्त के साथ बदलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का बाकी फॉरेंसिक इन चीज़ों का इस्तेमाल, इस मामले में बहुत पीछे है बिहार, कम से कम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले में। आपका फेवरेट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट? मेरे फेवरेट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो इस दुनिया में है नहीं जिन्होंने बहुत सारी स्टोरी की थी, हालाँकि बहुत सारे थे उनके, जेडी ज्योतिर। ओके, ओके। सबसे बेवकूफ़ अपराधी जिसको आप मिले हो कभी? बेवकूफ़ अपराधी, ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब, अब बेवकूफ़ भी क्या कहेंगे, मतलब एक एक बंदा मिला था सीरियल किलर, जिसको 42 कत्ल के बाद गिनती याद नहीं थी, और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि या तो ये कौन है? मतलब एक तो पहले उसके पास जब मैंने सुना कि ये 42 मर्डर कर चुका है, अब वो मेरे उसके सामने बैठना है, तो मेरी हवा ख़राब थी। कौन कौन था ये? नाम इस वक़्त भूल रहा हूँ, दिल्ली में ही, दिल्ली का ही था, वो ज़्यादातर बच्चों को मारता था। ओके। तो जब मैंने उससे बात करनी शुरू की तो थोड़ी देर के बाद मेरा डर भी गायब, मुझे लगा ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है। उसकी वजह ये थी कि हर कत्ल की बात वो ऐसे कर रहा है कि जैसे हम लोग खाना खाने या काम की बात नहीं करते हैं कुछ, जी, जी। कि अच्छा अभी शाम को वहाँ जाना है, अच्छा सुबह ये किया था, कल रात को मैंने ये खाया था, तो हाँ जी वो वहाँ मिला था, मैंने उसको ऐसे पकड़ा था, ऐसे मार दिया था।
फिर वो मारा था, तो कुछ हुआ? बोला नहीं साहब हमें तो कुछ हुआ नहीं, हमें तो पता भी नहीं चला कब कब वो रुक गया, कब थम गया। तो उसका नाम ही यही था जो मैंने शो किया था कि उसके साथ 42-44 के बाद गिनती याद नहीं है। तो उससे बातें करने के बाद जब मैं उसकी इंटरव्यू करने के लिए गया था, तो तब तक मेरे दिल दिमाग में कुछ अजीब-सी सारी चीज़ें थी। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मुझे लगा कि यार ये मतलब एक सवाल खुद ही पे आ गया था कि सच में इसने इतने सारे मर्डर किए हैं या ये हवाबाज़ी है? लेकिन उसने किए थे। मुंबई का सबसे खतरनाक माफिया? मुंबई का अब तक का मैं दाऊद इब्राहिम को मानता हूँ, इसलिए कि पहले के जो माफिया थे उनके कुछ लिमिटेड एरिया और लिमिटेड टाइप के काम थे। दाऊद इब्राहिम ने क्राइम को एक तरह से एक कंपनी बना दिया था, और इसीलिए जर्नलिज्म या पुलिस, ज्यादा खतरा किसमें है? डायरेक्ट तो पुलिस में है, इसमें कुछ मैं देखिए मैं हाँ एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मैंने बहुत कम पॉजिटिव स्टोरी पुलिस के बारे में की है, ये फैक्ट है, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है कि पुलिस जहाँ जहाँ गलत कर रही है उस जगह को मुझे दिखाना, ताकि वो सुधार कर सकें। ठीक है। लेकिन एक दूसरा सच्चाई ये भी है कि ये वो पुलिस है जो वाकई जिनको आप किसी भी तरह के त्यौहार हो, खुशी का मौका हो, शादी हो, घर में फंक्शन हो, किसी की मौत हो गई हो, ये बेचारे उसमें से शायद 25% भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि इनकी ड्यूटी मैं देखता हूँ सुबह से रात तक। तो सेम वैसे ही जैसे क्राइम रिपोर्टिंग है, हमारी ड्यूटी एक तरह से पुलिस की तरह होती है कि हम क्रिमिनल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पुलिस वालों का कि कोई क्राइम हुआ उन्हें फ़ौरन जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई फ़ोन आया हमें भागना पड़ेगा। तो इनकी ड्यूटी को देखते हुए कई बार मुझे मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ इनके साथ हमदर्दी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। सच्ची या नकली, कौन सी स्टोरी ज्यादा खतरनाक होती है? देखिए नकली हमेशा ख़तरनाक होती है, उसकी वजह ये है कि एक तो आपने नकली की और फिर जब उसकी असलियत सामने आई तो आप दोनों तरफ से गए। नकली जब तक कर रहे हैं तब तक तो आपकी बत पिट रही है, और जिस दिन उसकी असलियत भी आ गई तो फिर आप तो पूरी तरह से गए, फिर आपको ऊपर लोगों का ट्रस्ट रहेगा नहीं और आप गए। एनकाउंटर रियल होता है या स्क्रिप्टेड होता है? मेरा मानना है कि 99% एनकाउंटर फेक होता फेक होते हैं। है, 99%। और उसका रीजन होता है मैसेज देना क्रिमिनल्स को, कई या तरह की अपना चीज़ें होती। काम? पहले ये होता था कि जो शुरुआत में एनकाउंटर होता था ना फेक, वो होता था आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए, अखबारों में नाम छपे उसके लिए, तो ये होता था। लेकिन उसके बाद ट्रेंड बदला है। अभी आजकल जो एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है जो एनकाउंटर, वो नेम फेम और प्रमोशन के लिए नहीं है। अब तो चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट कमीशन भी है, अब ये होता है कि इंक्वायरी भी अपने आप बैठेगी, हर एनकाउंटर पे एक इंक्वायरी होनी होती है। अब दूसरा आ गया सोसाइटी, लोगों को फॉरेन जस्टिस चाहिए, ठीक है। और उस फॉरेन जस्टिस किस का जो की परंपरा या सिलसिला शुरू हुआ है वो हैदराबाद से हुआ है। जब वो एक जो डॉक्टर थी जिसका गैंगरेप हुआ और पुलिस कस्टडी में उन चारों को ले जाकर मारा गया, उसके बाद एक तस्वीर ने पूरे देश को एक मतलब चौंका दिया था। वो ये था कि आम लोग कैसे पुलिस वालों को फूल मालाएं पहना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 4 लोगों का एनकाउंटर किया। उसके बाद खैर आप यूपी में आप देख ही लीजिए, चाहे विकास दुबे वाला हो या बाकी एनकाउंटर, ये बड़ा ख़तरनाक है कि अगर लोग अब एनकाउंटर को खुद आम लोग अगर उसको सही ठहराने लगेंगे तो फिर हम किस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फिर तो हम एक तरह से पुलिस को खुली छूट देंगे, और पुलिस का काम एनकाउंटर नहीं है, पुलिस का काम सड़क पे इंसाफ करना नहीं है, ये काम अदालतों का है। और अगर इंसाफ सड़क पे ही होना है तो फिर अदालतों को ताला लगा देना चाहिए, वहाँ पे केस जाने का और मतलब कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि ताला इसलिए लगा देना चाहिए क्योंकि अदालत कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है। तो इसके दोनों पहलू हैं। तो एक तो पब्लिक जिसको चाहिए कि फॉरेन जस्टिस हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और दूसरा अदालत जो बरसों लगा रही है। इतने सारे एग्जाम्पल दिए कि 20-25 साल तक अगर अब होगा, आप निर्भया केस को उठा लीजिए ना, 2012 में हुआ और फांसी कब हुई? 20 में, 8 साल लगे। जबकि ये वो केस था जिसमें हुआ था कि 3 महीने के अंदर फैसला, 6 महीने में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने में अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? हाई कोर्ट में 2-3 साल अटक गए। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर रिट पिटीशन, फिर कितने सारे पिटीशन, तो तब पता चले थे कि फांसी से पहले कितने सारे ऑप्शन होते हैं कैदी के पास। वो देश ने देखा था निर्भया केस में। तो 8 साल निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने में लगा, जिस पे पूरा देश में हंगामा हुआ। तो आम केसों से आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जब अदालत की तरफ से डिले होगा जस्टिस, तो लोग भी क्या करेंगे? वो भी यही कहेंगे कि जो पुलिस कर रही है सही कर रही है। लेकिन आखिर में इसका खतरनाक पहलू ये है
कि अगर पुलिस को भी जिस दिन ये लग गया कि अब किसी इनकाउंटर पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, तो फिर तो ये है कि मान लीजिए मेरी किसी से दुश्मनी है सही और बात। वो थोड़ा-सा क्रिमिनल टाइप है। मैं पुलिस वालों को पैसे दूँगा, मैं कहूँगा यार इसको एनकाउंटर में निपटा दो। तुम पे तो कोई उँगली उठाएगा नहीं, लोग भी नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से ये सिलसिला जो शुरू होगा तो कहाँ जाएगा? फिर तो पुलिस भी कहेगी यार क्या गिरफ्तार करना, पकड़ना, लगाना, केस खामों का। सीधा मारो, केस क्लोज़। ठीक है। तो ये गलत हो रहा ये गलत है। है। क्राइम जर्नलिस्ट होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि न्याय जल्दी मिले, जुडिशियल रिफॉर्म आए जिससे कि क्राइम की संख्या कम हो, या क्राइम ज़्यादा हो क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग करने का मौका ज़्यादा मिलेगा? नहीं, देखिए एक जर्नलिस्ट के लिए ना क्राइम ज़्यादा हो तभी रिपोर्ट कर सकता है। अ, ये सही नहीं बैठेगा। एक अच्छा जर्नलिस्ट वो है जो किसी भी चीज़ में से अपनी रिपोर्ट निकाल सकता है। वो चाहे तो बिना क्राइम हुए हुए बहुत सारे ऐसे जो 100 साल पुराने भी केस हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हो। कई ऐसे केस हैं जो आज तक अनसॉल्व है, आप उस पे काम कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड नए क्राइम किस तरीके के हो रहे हैं आने वाले टाइम में, थ्रेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है और कम से कम क्राइम को लेकर, और वो भी हीनियस क्राइम। हम्म। हीनियस क्राइम कितने हैं? रेप है, मर्डर है, डकैती है, इन्हीं को तो आपको जल्दी निपटाना। और ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार करेंगे। हमारा जो सीआरपीसी था अभी से कुछ दिन तक पहले तक, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में ये साफ-साफ है कि एक मर्डर केस का फैसला 6 महीने में हो जाना चाहिए। लिखा हुआ है, इसमें कोई आसमान से टपकी हुई चीज़ नहीं है। लेकिन 6 महीने में कब फैसला हुआ? हम ये कह तो देते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया है, हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मीडिया ट्रायल चल रहा है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम? फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो चलो ये आप आ गया 3 महीने, 6 महीने में। अभी कोलकाता आरजी करके फैसला आ गया, फास्ट कोर्ट ने दे दिया। मामला तो जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटकता है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट आप 1 महीने में करा दो। निर्भया वाले को 8 साल लगा दिए ना, 7 साल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। तो उनका क्या करेंगे आप? उनसे कौन जाकर कहेगा कि आपको इतने महीने में ये करना और इतने महीने में ये करना है? 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग इसी वजह से तो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोअर कोर्ट, हम इनके ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं। असली गुनहगार तो हमारी हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जहाँ इतना वक़्त लगता है। ज़्यादा डरावना क्या है, जेल या कोर्ट? जेल तो अब डरावना कहीं से नहीं रहा। अगर छुट्टियाँ मनानी, मुझे मुझे तो लगता है कि लोग पता नहीं क्यों इधर-उधर विदेश-विदेश जाते हैं घूमने के लिए। आपको हर चीज़ जेल में मुहैया है। अ, एक बार जेल आइए और मुस्कुराइए। अपराध को सबसे अच्छे से कवर कौन कर रहा है आज के टाइम में, टीवी या डिजिटल? मुझे लगता है कि डिजिटल थोड़ा सीरियस होकर कर रहा है और टीवी थोड़ा अपने डिमांड के हिसाब से। एक चीज़ जो आप अगर बदल पाएँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो क्या होगी वो चीज़? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हर एक को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, मतलब एक क्राइम, एक मुकदमे का जन्म-कर्म होता है एक एफआईआर से। जिस दिन एफआईआर लिखी जाती है, उस दिन इस देश में एक मुकदमा पैदा होता है। जी। तो जिस दिन ये पैदा होता है, जैसे होता है ना एक बच्चा पैदा होता है तो इतने दिन में आपको वैक्सीन लगानी है, इतने महीने जी। में ये लगानी है। तो उस मुकदमे के जन्म के बाद, जन्म तो किसी के हाथ में नहीं, वो तो क्रिमिनल ही करेगा, जी। ख़त्म आपको करना है। हर एक टाइम बाउंड होना चाहिए, जिसके लिए है कि इतने दिन में चार्जशीट, इतने दिन में ट्रायल शुरू, इतने दिन में। लेकिन ये नीचे से ऊपर तक, सिर्फ ये नहीं कि आप पुलिस वाले के ही गले में सारी फांस डाल दो कि वही करें। जी। हर एक के लिए आप जिम्मेदारी तय करें। पुलिस इतने दिन में ये करेगी, लोअर कोर्ट इतने दिन में, हाई कोर्ट इतने दिन में, सुप्रीम कोर्ट इतने दिन में। इसके बाद इन प्रेसिडेंट तक, कैबिनेट तक, कि अगर मर्सी पिटिशन आता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतने दिन में उसका निपटारा करेंगे। कैबिनेट इतने दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी, राय दे देगी। हर एक का एक टाइम बाउंड, और अगर नहीं देते हैं ये लोग तो फिर ये माना जाएगा कि जो फैसला है वो सही है और ख़त्म करो। तो जब तक नीचे से ऊपर तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, एक केस के जन्म होते ही उसकी मौत की तारीख कितने दिन में होनी है, कब तक फैसला होना है, ये टाइम बाउंड नहीं होगा। हमारे यहाँ फाइलों के अंबार लगते जाएंगे और क्रिमिनल के दिल से डर निकलता जाएगा। कसाब के इंटरोगेशन की वीडियो अभी भी सुरक्षित रखी गई है? हाँ, है। क्या वो, सोशल मीडिया पे ही पड़ा हुआ है। बट जो है वो उतना ही है? नहीं, और भी है इसके अलावा। तो आपको लगता है कभी वो पब्लिक देखिए, होगी? वो तो सिर्फ उतना था जो इनिशियल उससे पूछताछ हुई थी जब हॉस्पिटल में था वो। हाँ, हाँ। उसके बाद तो वो काफ़ी वक्त तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में था। उससे लंबी पूछताछ हुई। तो कभी आपको लगता है वो पब्लिक होगी या होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो केस प्रॉपर्टी को कभी करेंगे। इंट्रोगेशन जो होता है वो नहीं करेंगे।
मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारे लोगों को जानना है, बल्कि इससे एक इंटरनेशनल दबाव भी पड़ता है, और आपको लगता है वो हो देखिए गया? सेलेक्टिव चीज़ें कुछ तो लीक कर दी जाती हैं, बता दी जाती हैं, ठीक लेकिन है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब एक तरह से लीक करना शायद देश के लिए भी ठीक नहीं होता है ना, तो इसलिए सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में डालें ऐसा होता नहीं। शार्प शूटर्स अभी भी एक्टिव हैं? बिल्कुल है। शार्प शूटर्स की तो आजकल बहुत डिमांड चल रही है, क्योंकि जेल के अंदर और बाहर की दूरी बहुत है ना निशाना लेने में। तो अब ये है कि जेल के अंदर बैठे हुए लोग एक फ़ोन घुमाते हैं, फिर शार्प शूटर के इंतज़ाम होते हैं, फिर तैयारियाँ होती हैं, फिर शूट किया जाता है। क्या रेट होता है इनका? अलग-अलग है। मतलब 10 दिन द बल्कि सॉरी 10 साल पहले तक तो ये था कि यूपी के छोटे-छोटे जगहों से कुछ लोग 2-2 हज़ार रुपए में तमंचा पकड़ा के भेज देते थे कि जाओ और ये करो और निकल लो, मुंबई भी घूम लेना। तो अब भी है। जान लेना हमारे देश में बहुत सस्ता काम है। ये जो हम सोचते हैं ना कि ये बड़ा खर्चीला है ये, नहीं, नहीं, बड़ा सस्ता काम है। और कभी-कभी ये सिर्फ डराने के लिए भी होता है? बहुत बार। एक्चुअली मारने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है डराना, हुँ। क्योंकि मारने के बाद तो फिर उनके लिए भी वो केस ख़त्म ना, वो एफआईआर ख़त्म हो गई। जिसको डरा-डरा के आप उससे वसूली कर रहे हो, अब वो तो मर गया, तो क्या करोगे? तो वो तो ख़त्म, अब दूसरे को ढूँढो। लेकिन आप डर उसके अंदर ज़िंदा रखोगे, तो पता नहीं कब तक काम आ जाए। तो इसलिए डराना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे वो है ना पुराना कि किसी की जान लेने का रेट ज़्यादा मतलब कम होता है, हाथ-पैर तोड़ने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क है। हुँ। गवाही भी दे सकता है ना, ज़िंदा बच गया। मुर्दे गवाही तो देंगे नहीं। फाइनल क्वेश्चन, एज़ अ क्राइम जर्नलिस्ट आपका मिशन क्या है? जो भी क्राइम इस देश में हो, दुनिया में हो, मुझे उसको रिपोर्ट करना। जैसा जिस तरीके से हुआ है, उसी तरीके से रिपोर्ट करना। और जब तक ये मेरा जुनून या पैशन है, मैं चाहता हूँ कि मैं बस इसी तरीके से क्राइम रिपोर्टिंग करता रहूँ। हालाँकि मुझे ये भी पता है कि इस दुनिया में जब तक 2 आखिरी इंसान ज़िंदा बचेंगे, तब भी एक क्राइम रिपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्राइम तब भी होगा। तो जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि क्या इसमें करियर ऑप्शन है? आपको लगता है इसमें करना चाहिए, और मैं क्या-क्या सिर्फ़ स्कोप है? एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी क्राइम रिपोर्टिंग में आए, वो 9 टू 5 जॉब ना समझ कर आए इसको, और कोई टाइम बाउंड नहीं कि इसमें ये है। जिनको भी आना है बस ऐसे समझ लें कि जैसे पुलिस के लिए ड्यूटी होती है। क्राइम रिपोर्टिंग का कोई आर नहीं है, कोई फिक्स टाइम ही नहीं है। हम टोटली क्रिमिनल के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि कब उनका मूड होगा, कब वो क्राइम करेगा और कब हमें भागना पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हो, आपके लिए दिन-रात का कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी वक़्त कहीं भी जाने को तैयार हैं, मोस्ट वेलकम, आइए। और मेरा मानना है कि क्राइम बीट या क्राइम रिपोर्टिंग से ज़्यादा और थ्रिलिंग कोई बीट है ही नहीं। चाहे पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, सब पहले से पता होता है। इस दिन रिलीज़ होगी फ़िल्म, पॉलिटिक्स में ये दिन शपथ होगी, ये चुनाव होगा। क्रिकेट में पता है आज टेस्ट मैच है, ये 20 है। क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें पता ही नहीं कि अभी मैं इस वक़्त बैठ के बात कर रहा हूँ और 2 मिनट बाद कहाँ क्या होने वाला है। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्राइम रिपोर्टिंग की खूबसूरती है। तो आना है तो सिर्फ़ यही सोचकर कि टाइम फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखना चाहिए। ये आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड वर्क माँगती है, और चौबीसों घंटे सदैव तत्पर, जो दिल्ली पुलिस का नारा टाइप नहीं, आपको उसी तरह से रहना पड़ेगा। और क्योंकि मैं आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, हुँ, तो एक ऐसा क्राइम रिपोर्टर जो 3 से 4 दशक तक लगातार काम कर रहा है और टॉप पर काम कर रहा है, तो उसको कितने पैसे मिल जाते होंगे सैलरी? वेरी गुड। अच्छा सवाल है। पहले जब तक न्यूज़पेपर सिर्फ़ था ना, टीवी नहीं था, समझ रहा हूँ रौनक साहब मैं, तो जनरली पैसे उतने नहीं होते थे। ठीक है। लेकिन मैं सच बताऊँ, ये जब से न्यूज़ चैनल आया और न्यूज़ चैनल के बाद ख़ास तौर पे डिजिटल जब फैला, हुँ, हालाँकि डिजिटल से ही पहले से भी है। हुँ, हुँ। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि मतलब इतने पैसे कि शायद बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाए। और मान लीजिए किसी बड़ी-बड़ी कंपनी के जो सीईओ टाइप नहीं होते हैं, तो समझ लीजिए कि वो क्राइम जर्नलिस्ट को अगर उस वहाँ तक है तो वो मिल जाता है। मतलब इतना कि फिर आपको ना करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर गर्मियों में नानी या मामा के घर जाने की बजाय विदेश भी घूम सकते हैं। तो सारी ये सही ख़्वाहिशें बोल रहे हैं पूरी ना कर आप सकते हैं। ये? बिल्कुल, सच में बता रहे हैं ना आप? हाँ।
मतलब बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो 50-60 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है? वो उसके शौक के ऊपर है। पैसे तो हैं आराम मतलब। से ईएमआई से ले लेगा। ईएमआई भी आराम से दे सकता है वो। अच्छा, मतलब ठीक है। हाँ। गेस करिए कितना होगा पैसा? आप करिए। मैं इनसे अलग से पूछ लूँगा, ऐसा सही नहीं लगता ना ऐसे क्या आप? हमारे यहाँ कहते हैं ना भोजन भजन खजाना यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। तो ये सब के बारे में ओपनली बात नहीं करते। बिल्कुल सही और कहा मुझे तो आपने। पता ही है, मैं तो आपके लिए पूछ रहा था। खैर। क्योंकि आप फिर ज़्यादा इस सब बात करेंगे तो मैं वापस सोनम और राजा पे आ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। शम्स ताहिर खान हमारे साथ, बहुत डिटेल पॉडकास्ट हुई। पहला पॉडकास्ट है हमारा जहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में इसको किया, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर मेरे साथ यही होता है और आपके साथ भी यही हुआ कि हम बातें करते गए और उनसे ही बहुत सारी बातें निकलती गई। सवाल अब भी बहुत हैं, क्राइम अब भी बहुत है, केसेस अब भी बहुत हैं। उम्मीद करेंगे आगे भी आप हमारे पॉडकास्ट पे आएँ और बहुत सारी इनसाइट दें, बहुत सारी अपनी बातें यंगस्टर्स को बताएं, कैसे कितनी मेहनत से आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने साल तक रिपोर्टिंग की है। ऐसे ही आप करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रौनक साहब, थैंक यू। प्लीज़ अपने दोस्तों से इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिएगा, और किसी क्राइम के बारे में, किसी केस के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम सर से ज़रूर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।